स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 से, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो इसमें हम लोग अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे। टोपोग्राफिकल शीट क्या होती है, टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है, ये पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे बेसिस पे टोपोग्राफिकल शीट के हम लोग देखेंगे और समझेंगे कॉन्टूर्स को शीट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हाइट कैसी होती है, शेप कैसा होता है लैंड का, वो देखेंगे। लैंड फॉर्म्स देखेंगे, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, हिली एरियाज हैं, रिवर्स हैं, तो ये सारी चीजें देखेंगे, वैलीज वगैरह। टाइप्स ऑफ स्लोप, स्लोप यानी ढलान देखेंगे, स्टीप है या जेंटल है। स्टीप स्लोप देखो एकाएक उसकी ढलान गिरती है, और जेंटल वाले की ढलान थोड़ी सी जो है मतलब ढलान जो है कम रहता है, मतलब आसानी से आप इस पे चल सकते हो। मतलब जो हाइट है एकाएक गिर रही है और यहाँ पे हाइट धीरे धीरे कम गिर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हिल्स की बात करेंगे, प्लेट्यूज है, रिजेस, गैप और सैडल, कॉल, पास सब पढ़ेंगे। सेटलमेंट कैसा होता है, ह्यूमन सेटलमेंट की बात कर रहा है। ह्यूमन सेटलमेंट कैसा होता है, कैसे उनके घर मकान मतलब क्लस्टर में होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो इसमें टेम्पोरेरी और परमानेंट भी पढ़ेंगे कि सेटलमेंट इंसानों का टेम्पोरेरी भी होता है कि कुछ वक्त के लिए एक जगह रहे फिर वहां से चले गए, और परमानेंट सेटलमेंट जैसे कि हम लोग अपना घर बनाते हैं और पक्के का, है ना, तो वो जगह छोड़ के जल्दी जाते नहीं हैं। न्यूक्लिएटेड है, डिस्पर्स्ड फैला बिखरा हुआ है, या लीनियर और रिबन्ड है, यानी कि किसी सड़क के किनारे किनारे घर बसे हुए हैं, या फिर एक जगह पे क्लस्टर्ड है या फैले हुए हैं। इंटरप्रेट करेंगे, देखेंगे और जो है एनालाइज करेंगे, है ना, जो टोपोशीट गिवन है उसको, यानी कि 45D7 की बात कर रहा है जो सबसे लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है। एक टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। ये टोपोग्राफिकल मैप दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स आपको दिख रहे होंगे, आपकी बुक में दिया है, क्लोजली आप उसको देख सकते हो। अ टोपोग्राफिकल मैप इज अ लार्ज स्केल मैप। कैसा मैप होता है ये, लार्ज स्केल मैप होता है टोपोग्राफिकल मैप। और क्या दिखाता है, ये शो करता है एक्सप्लिसिट डिटेल्स। ये एक्सप्लिसिट डिटेल्स का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे डिटेल्स आपको दिखाता है इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि मैप देख के आप वहां के जगह के बारे में आसानी से समझ सकते हो। बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स, प्राकृतिक रूप से वो जमीन कैसी है, वहां का इलाका कैसा है, और ह्यूमन सेटलमेंट कैसा है, या फिर मैन मेड फीचर्स हैं, टेम्पल है, पोस्ट ऑफिसेज है, रेलवे सेटलमेंट है, सब कुछ कैसा है वो सब देख लोगे ओवर ए स्मॉल एरिया, एक छोटे एरिया को देख सकते हो तुम लार्ज स्केल पे। इसीलिए इसको लार्ज स्केल मैप भी कहा जाता है। विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया है 1:50,000, यानी कि एक्चुअल अगर ग्राउंड वो मैप पे अगर 1 यूनिट है तो ग्राउंड पे कितना यूनिट है एक्चुअल, 50,000 टाइम्स। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत सिंबल, जैसे कि ऐसे कोई सिंबल जिनको हम समझ सकते हो आसानी से। जैसे एक नॉर्मली अगर प्लस सिंबल कहीं पे भी हम किसी गाड़ी वगैरह पे देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि वो एक डॉक्टर है या फिर उससे रिलेटेड कोई काम करता है। तो इस तरह से कन्वेंशनल सिंबल वगैरह, साइंस वगैरह इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिक्स कलर का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि आसानी से मैप को समझा जा सके। जैसे ब्लू लाइन इंडिकेट करती है रिवर्स को, जैसे ग्रीन इंडिकेट करता है वेजिटेशन, फॉरेस्ट को, इस तरीके से। तो चलो फिर शुरू करते हैं आगे कि एक ट्रोपोग्राफिकल मैप क्या करता है, ये दिखाता है सारे के सारे इंपॉर्टेंट, मतलब जो जरूरी हैं, नेचुरल, प्राकृतिक और मैन मेड ऐसे फीचर, जैसे कि बिल्डिंग है, फैक्ट्रीज है, एयरपोर्ट है, जैसे लोगों ने बनाया हो, मैन मेड फीचर हो उसको। वनस्पतियां दिखाई देती हैं, नेचुरल हो गया। वाटर बॉडीज यानी कि नदियां वगैरह, ट्रिब्यूटरी हो गया, सहायक नदियां को ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। एक मेन रिवर हो गई, अब मेन रिवर में से ही क्या हो रही है, एक छोटी सी रिवर निकल के जा रही है, तो ये ट्रिब्यूटरी हो गई और ये तुम्हारा मेन रिवर हो गया। तो ट्रिब्यूटरी वगैरह दिखाता है कौन सी जगह पे कितनी जगह पे खेती हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में दिखाएगा कि उसका नेटवर्क कैसा है, रोड वगैरह, और सेटलमेंट, लोगों के घर मकान कैसे बने हुए हैं, क्लस्टर्ड है, स्पार्स्ड है, ये सब आगे समझोगे। और ये यूजुअली
इस्तेमाल होता है सर्वे करने के लिए टेरेन। टेरेन का मतलब होता है किसी इलाके को समझने के लिए, सर्वे करने के लिए, किसी स्थान को या किसी पर्टिकुलर शहर का मैप होगा तो उसी लिए कहा गया सर्वे करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए टेरेन फीचर्स की जमीन पे फीचर्स कैसे हैं उस जगह के, एंड आर देयर फॉर नोन एज सर्वे मैप। इसको सर्वे मैप भी इसीलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मैप के अंदर ना जितने नेचुरल और मैन मेड फीचर्स होते हैं वो सब बना दिए जाते हैं और इस मैप्स के ही हिसाब से जो है बहुत सारी योजनाएं वगैरह अगर सरकार बनाना चाहती है उस इलाके में तो टोपोग्राफिकल मैप बता देगा कि उनकी योजना के हिसाब से वो इलाका कैसा है। अगर कोई डैम वगैरह बनाना है तो वो देख सकती है टोपोग्राफिकल मैप से कि वहां पे ढलान वगैरह कैसा है, वहां पहाड़ी एरियाज कैसे हैं, वहां नदियां कैसी हैं जिसके कि वहां पे पॉसिबल है भी नहीं कि नहीं डैम बनाना। तो ये सब चीजें टोपोग्राफिकल मैप से पता चलती हैं। बहुत सारे मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं रिलीफ फीचर को देखने के लिए, यानी कि वहां पे जमीन किस तरीके की है, उबड़ खाबड़ है, माउंटेनी एरियाज है, प्लेट्यू वाला एरियाज है। तो इसमें हैश्योर होता है, लेयर टिंटिंग होता है, हिल शेडिंग होता है, स्पॉट हाइट है, ट्रेंगुलेटेड हाइट है, बेंचमार्क है, कॉन्टूर है। अब ये इतना सारा नाम मैंने पढ़ा, नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, सिर्फ नाम याद रखिए आप, क्योंकि आगे हर एक को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस फीचर और मैप। अलग अलग विशेषता मैप के ऊपर दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि प्लेट्यू एरिया है कि कैसा एरिया है, रिलीफ फीचर मेनली कि कैसी जमीन है वहां पे। ठीक है, इसमें से कॉन्टूर और स्पॉट हाइट है, ये दोनों बहुत बड़े पैमाने पे, एक्सटेंसिवली मतलब होता है बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं टोपोग्राफिकल मैप में। क्या दिखाने के लिए? एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? हाइट दिखाने के लिए, हाइट ऑफ डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, तो वन बाय वन कहा था जैसा मैंने, मेथड्स देखते हैं। हैश्योर्स क्या होता है? डिसकनेक्टेड लाइन होती है, यानी ये लाइन देख रहे हो आपस में, इन लाइंस के बीच में गैप है। ये देखो कनेक्टेड लाइन है, ये देखो डिसकनेक्टेड है। तो ये हैश्योर्स कैसे हैं? ऐसे डिसकनेक्टेड लाइंस हैं और ये फॉलो करते हैं डायरेक्शन किसका? स्लोप का। स्लोप का डायरेक्शन फॉलो करते हैं। अब देखो जहां पर भी, आगे भी तुमको डेफिनेशन में भी मिलेगा, जहां कहीं भी ये आपस में एक दूसरे से दूर हैं तो वहां पे ढलान कैसा है? देखो वहां पे जेंटल स्लोप है, ये रहा तुम्हारा जेंटल स्लोप। ठीक है, जेंटल स्लोप है। और जहां कहीं पे ये एक दूसरे के क्लोज हैं वो कैसा है तुम्हारा? स्टीप स्लोप है, गहरी खाई की तरह है एकदम बिल्कुल। ठीक है, स्टीप स्लोप है और यहाँ पे जेंटल स्लोप है। तो ये चीज दे रहा है कि जो हैश्योर्स हैं वो दिखाते हैं डायरेक्शन कि अगर पानी को रख दिया जाएगा उसके ऊपर सरफेस पे तो वो किस तरफ जो है गिरेगा। यानी कि अगर इस पे हम लोग देखा जाए तो जिधर क्लोज है, जिधर आपस में काफी ज्यादा क्लोज है, देखो इधर गैप ज्यादा है, यहाँ देखो गैप ज्यादा है, तो इधर पानी नहीं जाएगा, पानी किधर गिरेगा? इधर गिरेगा तेजी के साथ। क्यों? क्योंकि इधर देखो काफी एक दूसरे के करीब हैं। तो जहां करीब हैं, है ना, जैसे कि कहीं पे आपको बना के दिखाते हैं, अगर पानी मैं इसके ऊपर रखता हूं तो इधर कम तेजी से गिरेगा, इधर ज्यादा तेजी से गिरेगा क्योंकि इधर ढलान ज्यादा है। ठीक है, इधर क्या हो रहा है? जेंटल स्लोप, एक दूसरे से दूर है, यहां एक दूसरे के करीब हैं। तो इससे ये पता चलता है कि किधर ज्यादा ढलान है, किधर कम ढलान है, ये पता चलता है। जहां पर भी लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं और थिक हैं वहां पे कैसा है? स्टीप स्लोप है। आई होप आपको स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप समझ में आ गया होगा। ये स्टीप स्लोप है और ये आपका जेंटल स्लोप है। ठीक है, ओके। तो अगर कोई पहाड़ कह रहा हूं, पर्वत, माउंटेन का स्लोप है और वो उसका जेंटल ग्रेडियंट है तो लाइंस जो है थिन, पतली होंगी और एक दूसरे से दूर होंगी। किसकी बात कर रहा है? जेंटल स्लोप की बात कर रहा है। ठीक है, फ्लैट रीजन जो होते हैं ना, जैसे वैली के पास का, नदियों के पास का, जो घाटियों के पास का इलाका होता है, समतल मैदान टाइप का, और जो प्लेट्यू यानी कि रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, प्लेट्यू, ठीक है,
तो प्लेट्यू हो गया, और उसके अलावा ये समतल वाला इलाका घाटियों के पास का, इसको खाली छोड़ दिया जाता है। यानी ये खाली छूटा हुआ है, इसका मतलब ये कोई प्लेट्यू हो सकता है या वैली के पास का इलाका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ये माउंटेन की तरह दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे कोई प्लेट्यू हो सकता है या हिल हो सकता है, और हिल ऊपर से फ्लैट। तो इस तरीके से हम समझेंगे। जो हैशोर्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, एक छाप दिखाते हैं। एक्चुअल हाइट पता चल रही है क्या, नहीं। इससे सिर्फ इतना पता चल रहा है कि किधर ढलान ज्यादा है, किधर ढलान कम है। तो ये छाप दिखाता है स्लोप का, कि स्लोप कैसा है। हाइट नहीं दिखाता जमीन का, कि अबव मीन सी लेवल से या समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है। और इसके अलावा जो हैशोर्स होते हैं वो काफी मुश्किल होता है ड्रॉ करना। देखो ड्रॉ करना कितना ही मुश्किल रहा होगा किसी के लिए। ये एक हिली एरिया का है है ना। इधर देखो जेंटल स्लोप दिख रहा होगा, और देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ये स्टीप स्लोप दिखाई दे रहा है। इधर काफी एक दूसरे के करीब है ये लाइंस। तो देखो ये एक तो सबसे बड़ी बात, मुश्किल होता है ड्रॉ करना, और इसको समझना भी मुश्किल होता है, काफी समय लगता है। और कभी कभी ये ऑब्सक्योर कर देते हैं। ऑब्सक्योर कर देना मतलब मुश्किल कर देना किसी चीज को समझना। तो ये ऑब्सक्योर कर देते हैं दूसरे फीचर को समझना, खास तौर से पहाड़ी एरियाज में। पहाड़ी एरियाज में अगर इस तरह से लाइंस ड्रॉ रहेंगे तो इसके आसपास के बाकी फीचर समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल उतना एक्सटेंसिवली नहीं किया जाता है। ये दूसरा वाला जो मेथड है ना, इसका टॉप पे मैंने लिखा नहीं है, ये दूसरा मेथड है तुम्हारा हिल शेडिंग। अब हिल शेडिंग क्या कहता है, देखो जैसे कोई पहाड़ी एरिया है, ठीक है, पहाड़ी एरिया है। अब इस पहाड़ी एरिया पे क्या किया मैंने, एक टॉर्च जला दिया। टॉर्च जलाया तो इधर क्या पड़ेगा, लाइट पड़ेगी, ठीक, और इधर क्या पड़ेगा, शेडो पड़ेगा। अब देखो जो जगह जितनी ज्यादा ऊंची होगी उसका शेडो भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक, और जो एरिया जितनी ज्यादा नीची होगी उसका शेडो भी उतना कम होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा लाइट जला रहे हैं दूर से, क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा लाइट जला रहे हैं इस एरिया के ऊपर। इस तरह से माना जाता है, इल्यूमिनेट किया जा रहा है। तो देखो जिधर जिधर डॉट है मतलब इधर क्या है, ऊंचाई की जगह है एक तरफ, दूसरी तरफ ढलान है, तभी तो दूसरी तरफ शेडो, एक तरफ लाइट पड़ रही है दूसरी तरफ परछाई शेडो। तो लाइट एंड शेडो इफेक्ट से इसको बनाया जाता है। ये मेथड क्या रहता है, इस मेथड का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि सेम इफेक्ट लेके आया जाए जैसे कि हैशोर्स लेके आते हैं, जिससे हमको ये पता चले कि अरे भाई इधर ढलान है ना, और ये एक लाइट एरिया पड़ जा रहा है एक तरफ और एक तरफ ढलान है, मतलब उसके दूसरी तरफ भी पहाड़ होगा, एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ढलान हो रहा है तो प्लेट्यू भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें, इसीलिए ये भी ऑब्सक्योर करता है फीचर को, ये भी क्लियरली डिटेल नहीं बताता है। ठीक है, देखो तो ये मेथड होता है हैशोर्स की तरह ही इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, थोड़ा इजी होता है, थोड़ा चीपर होता है। अब इसमें लाइन तो नहीं ना बनाना पड़ रहा है, डायरेक्टली शेडो कर देना पड़ रहा है, इसको अभी हम और इसका डायग्राम बताएंगे। हिल शेडिंग मेथड के अंदर रिलीफ फीचर जो होते हैं किसी एरिया के, वो लाइट और शेडो इफेक्ट से दिखाए जाते हैं। लाइट एंड शेडो इफेक्ट हमने आपको बताया। ये एजम्पशन पे होता है, एजम्पशन पे ऐसा माना जाता है कि जब सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि बिग लैंप है, इसको हमने जलाया और इसको पूरा रोशन करने की कोशिश की, किसको, पूरे हिली एरिया को रोशन करने की कोशिश की, तो जो यहाँ का रिलीफ मॉडल है उस एरिया का शेडो जो होगा लैंडफॉर्म का वो मिलेगा, परछाइयां मिलेंगी। जितनी ज्यादा परछाई मिल रही है मतलब उतना ऊंचा इलाका है, उतनी ज्यादा शेडो वो बना रहा है। द शेड्स आर वेरी अकॉर्डिंग टू स्टीपनेस, और ढलान के हिसाब से, जहां कम है तो यानी कि इसी में अगर देखो ये यहाँ पे है और कोई अगर ढलान ऐसी है तो यहाँ पे शेडो बहुत ही कम मिलेगा, बल्कि रोशनी यहाँ तक भी पहुंचेगी, है ना। तो यहाँ जहाँ पे अलग अलग तरीके से क्या होता है, शेडो पड़ता है, शेडो अलग अलग तरीके से बनता है, तो हम समझ जाते हैं शेडो के हिसाब से कि कहाँ ज्यादा ऊंचाई है कहाँ कम ऊंचाई है। ठीक, तो चलो इसका एक और डायग्राम देखो, ये देखो ये है शेडो इफेक्ट, ठीक है, लाइट एंड शेडो इफेक्ट। अब इसमें दिक्कत ये होती है ना कि अगर मान लो कोई पहाड़ है, ठीक, तो पहाड़ वगैरह में ना जिधर लाइट पड़ रही है ना, जिधर लाइट है और जिधर शेडो है, शेडो तो समझ जा रहे हैं परछाई है, लेकिन इधर वाले एरिया को सही से आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि वो इल्यूमिनेट हो जा रहा है। कह रहा है ढलान जो फेस करता है सोर्स ऑफ लाइट को वो लाइटर शेड होगा, है ना। ये कैसा होगा, ये एक तरफ लाइटर शेड होगा, ये लाइटर शेड है, और ये देखो डार्कर है ना, शेडो है, डार्क कह सकते हो या शेडो, और इधर लाइट है।
तो एक तरफ लाइटर शेड होता है, जो सोर्स ऑफ लाइट से दूसरी तरफ होते हैं वो छांव में पड़ते हैं। हैशोर्स की तरह भी इसमें नहीं पता चलता हमको रिलेटिव या एक्चुअल हाइट। रिलेटिव हाइट किसको कहते हैं? रिलेटिव हाइट कहते हैं कि भाई पास के इलाके का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उसके हिसाब से वहां जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां का ऊंचाई कितना है। तो रिलेटिव हाइट समुद्री तल से भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्री तल से हम कितने ऊंचे खड़े हैं। तो ये भी चीज इसमें पता नहीं चलती है। बस लाइट एंड शेडो इफेक्ट से क्या पता चल रहा है, किधर ढलान है किधर नहीं। मोर ओवर कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता सही से अप हिल में और डाउन हिल में। क्यों नहीं किया जा सकता? देखो ध्यान से, ये रहा, अगर सोर्स ऑफ लाइट इधर की तरफ से हो तो पता चलेगा ये लाइट में हो जाएगा, ये डार्क में। और अगर सोर्स ऑफ लाइट इस तरफ से हो तो ये लाइट में पड़ जाएगा, ये डार्क में पड़ जाएगा। तो इसमें अप हिल और डाउन हिल की तरफ पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, इसीलिए ये भी एक चीज है। और इस पर और वैली के बीच में भी पता नहीं चल पाता है। इस पर और वैली क्या होता है? देखो, एक ये जो इस पर होता है ना, ये पतला संकरा जो होता है वो रिज होता है। इस पर के बारे में आगे पढ़ेंगे। और वैली तो आप समझते ही हो, घाटी होती है। ये पास का एरिया ये वैली है। बिटवीन प्लेन एंड प्लेट्यू, प्लेन के बीच में यानी कि समतल जमीन के बीच में, और प्लेट्यू जो थोड़ा सा जगह ऊंची उठी हुई है ना, तो इन दोनों के बीच में भी हम डिफरेंस नहीं पता कर पाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हिल का ढलान है, स्लोप है, वो डार्क में शेडेड होता है, और वैली और प्लेन का वो सब जो है लाइट कलर से दिखाई देते हैं। तो कलर की वजह से यहाँ पे दिक्कत हो जा रही है लाइट एंड शेडो इफेक्ट में। तो हिल शेडिंग कभी कभी ये भी मुश्किल में डाल देता है दूसरे विशेषताओं को समझने में। मैप की दूसरी विशेषता हम समझ नहीं पाते हैं इसकी वजह से। तो शेडिंग इसीलिए स्टिपलिंग यानी डॉट से किया जाता है, और यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ किसमें? स्मॉल स्केल मैप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तीसरा मेथड यहाँ पे दिख रहा है, हैशोर्स पढ़ लिया, हिल शेडिंग पढ़ लिया। अब कौन सा पढ़ना है? फॉर्म लाइंस के बारे में पढ़ना है। फॉर्म लाइंस कैसी होती हैं? ये टूटी हुई कॉन्टूर लाइन होती हैं। अब देखो, इसके बाद पढ़ोगे आप कॉन्टूर लाइन। कॉन्टूर लाइन बिल्कुल ऐसी होती है, ठीक? कॉन्टूर लाइन, ठीक है। तो ये कॉन्टूर लाइन होगी। कॉन्टूर लाइन ब्रेकन नहीं होती है, लेकिन इसी लाइन को क्या कर दिया जाए, ऐसे ब्रेक होके अगर बनी हो, है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? तुम्हारा फॉर्म लाइन बन गया। ठीक है, इस तरीके से। चलो, तो ये रहा तुम्हारा कॉन्टूर लाइन। इस तरह से बिल्कुल कहीं से ब्रोकन नहीं होता है, और ये कॉन्टूर लाइन की तरह ही है ब्रोकन। इसीलिए इसको ना अप्रोक्सीमेट कॉन्टूर भी कहा जाता है फॉर्म लाइन को। और अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग, क्लोज टू। ठीक है, तो ये फॉर्म लाइंस टूटी हुई लाइंस हैं जो ज्वाइन करती हैं सारे प्लेसेस को, जिन प्लेसेस का हाइट सेम है अबव सी लेवल। अगर यहाँ पे जो ऊंचाई है अगर 400 मीटर की होगी, तो इस वाले जगह की भी ऊंचाई कितनी होगी? 400 मीटर। अगर इस जगह की ऊंचाई 250 मीटर होगी अबव मीन सी लेवल, तो यहाँ की भी ऊंचाई कितनी होगी? 250 मीटर होगी। क्या कर रहा है? वो सारी जगह जो समुद्री तल से एक बराबर ऊंचाई पे है उनको ये ज्वाइन कर रहा है। और ये क्या दिखा रहा है? ये एक आम तौर पे जनरल पैटर्न तरीका दिखा रहा है ग्राउंड का। एंड गिव नो आइडिया अबाउट डेफिनेट हाइट। अच्छा देखो, ये मैंने लिख दिया है हाइट यहाँ पे, लेकिन ये डेफिनेट हाइट नहीं दिखाता है। ठीक है, यहाँ लिख रहा है, कह रहा है कि आइडिया नहीं देता है निश्चित हाइट के बारे में, बस ज्वाइन कर देता है ऐसी जगहों को जो जगह कैसी हैं, एक बराबर ऊंचाई पे है। ये मेथड जो है अपनाया जाता है। रिजॉल्टेड का मतलब होता है कि बेकार है लेकिन फिर भी मजबूरी में अपनाना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो अपनाया जाता है कब? जब रिलीफ फीचर किसी एरिया के बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, यानी मुश्किल हो, उस वहां पे कॉम्प्लेक्स हो, और एक्यूरेट डेटा यानी कि आमतौर पे अच्छी तरह से वहां का डेटा भी आपको नहीं पता है, तो वहां पे हम लोग इसको ब्रोकन लाइन को इस्तेमाल करते हैं। यानी एक्यूरेट डेटा नहीं पता है जिस जगह का, उसके लिए हम लोग वहां पे फॉर्म लाइंस वगैरह उस जगह को बनाने, उस जगह का मैप में उस जगह का जो इक्वल हाइट का एरिया है उसको लगभग दिखाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। लगभग लगभग वाला, क्योंकि एक्चुअल हाइट पता नहीं चल पा रही है और डेटा भी नहीं है मेरे पास, तो ऐसी मजबूरी में हम लोग इसको अपनाएंगे। दूसरे सिद्धांत जो होते हैं फॉर्म लाइंस के डायरेक्शन और शेप के हिसाब से, वो भी
एक ही तरह के होते हैं कॉन्टूर की तरह, और इसीलिए इनको अप्रोक्सीमेट कॉन्टूर कहा जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि फॉर्म लाइंस को क्या कहा जाता है, लगभग या क्लोज टू कॉन्टूर लाइन कहा जाता है, और इनको कॉन्टूर के साथ दिखाया जाता है छोटी छोटी डिटेल भी दिखाने के लिए माउंटेनियस या हिली ट्रैक्ट का, यानी कि जो पर्वत वाला इलाका है या जो पहाड़ी वाला इलाका है ना, वहां पे छोटी से छोटी डिटेल को दिखाने के लिए कॉन्टूर लाइन के साथ साथ इस फॉर्म लाइंस को भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। यहाँ पे देखो डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग एटलस मैप और टोपोग्राफिकल मैप के बीच का। एटलस मैप क्या होता है, वो लैंडमार्क दिखाता है, जगह, और बड़ी बड़ी बिल्ट फीचर दिखाता है, जैसे रोड दिखा देता है, शहर दिखाता है, पर्वत वगैरह, झील वगैरह दिखाता है, और दूसरी इंफॉर्मेशन दिखाता है। टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है, ये जनरली ना सिंप्लीफाई कर देता है, सिंपल कर देता है इंफॉर्मेशन जो एटलस मैप में दिए हुए हैं। एटलस मैप में बड़े बड़े इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, और कैसे दिए हुए हैं, उतना इजी नहीं अंडरस्टैंड करने के लिए बड़े पैमाने पे ये मैप्स होते हैं, एटलस मैप्स जो होते हैं, है ना। और ये मैप्स कैसे होते हैं, ये छोटे एरिया के लिए होते हैं लेकिन ज्यादा क्लियर डिटेल दिखाते हैं। और ऐड होता है इसमें आइसो एलिवेशन लाइन, यानी ऐसी लाइंस जो सेम हाइट की, आइसो और एलिवेशन, एलिवेशन मतलब हाइट, सेम हाइट की जो प्लेसेस हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइंस रहती हैं, और सेम एलिवेशन वाले अबव द सी लेवल, यानी कि समुद्री तल से जो जो जगह एक एक ऊंचाई पे, मतलब एक समान ऊंचाई पे है, उसको ये ज्वाइन करता है। एटलस मैप दिखा सकता है रोड मैप फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सड़क दिखा सकता है। जबकि टोपोग्राफिकल मैप क्या करता है, माउंटेन्स, पहाड़ी, पर्वत और घाटी और कर्वेचर जो है ग्राउंड का, सब कुछ दिखा सकता है कि रास्ते में किस तरह से जो है ग्राउंड का होगा फीचर, यानी स्लोप वगैरह, ढलान वगैरह से लेके सब कुछ दिखा देता है, और साथ ही साथ सेटलमेंट वगैरह से लेके बहुत सारी अदर एडिशनल मार्जिनल फीचर भी ये दिखा देता है। ये एटलस मैप इस तरह से देखने को मिलता है, और आपका ये टोपोग्राफिकल शीट इस तरह से। ये देखो कैसा बना हुआ है, स्मॉल स्केल पे, बहुत छोटे पैमाने पे दिख रहा है, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को, पूरा वर्ल्ड मैप है ये, और ये एक पर्टिकुलर जगह का मैप होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्टूर क्या होता है, तो कॉन्टूर अभी पीछे पढ़ा हमने, फॉर्म लाइन होती है कॉन्टूर के जैसी। तो कॉन्टूर क्या है, कॉन्टूर जो है एक लाइन है मैप के ऊपर बनाई जाती है, जो जोड़ती है उन सारी जगह को जहां पे की हाइट एक जैसा है सी लेवल से, और इसको मेजर किया जाता है मीटर या फीट में। अब देखो यहाँ पे ऐसे कोई पहाड़ी एरिया है, ठीक, तो ये वाली जगह और ये वाली जगह की हाइट एक जैसी है, तो ऐसे इसको मैंने ऊपर किया, ठीक, और ऐसे इसको बना दिया, ठीक है, इस तरफ से, है ना, ये पूरा पहाड़ी इलाका ऐसे गोल सा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ वाली हाइट ली और इसके बराबर में ये वाली हाइट यहाँ निकली, दूसरी वाली लाइन यहाँ बन गई, फिर तीसरी वाली लाइन यहाँ जा रही है और तीसरी वाली यहाँ, तो एक दूसरे को ये कट नहीं करते हैं, ये तीसरा इस तरह से बना दिया। तो क्या हो रहा है, ये ग्राउंड शेप में ऐसे भी दिखेगा, तो ये इसी जगह को दिखा रहा है। ये ऊंचाई ज्यादा है तो 600, और ये ऊंचाई कम है तो 500, ये और ऊंचाई कम है तो 400, या फिर यहाँ पे 300 लिख सकते हैं। तो वैल्यू अंदर की तरफ क्या बढ़ कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हिल हो जाएगा। चलो ये बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कॉन्टूर कैसे बनाया जाता है वो हमने आपको बताया, है ना। ये चोटी ऊपर 2 लाइन राउंड कर दिया, फिर उसके बगल की हाइट राउंड कर दिया, फिर उसके बगल की हाइट, तो अंदर की तरफ क्या करता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या दिखा रहा है, हिल। और अगर यही गड्ढा होता तो क्या करता, अंदर की तरफ वैल्यू डिक्रीज करता हुआ दिखाई देता। तो टोपोग्राफिकल मैप में कॉन्टूर लाइंस दिखाए जाते हैं कि इंसान क्या समझ सके, मैप के अंदर जमीन की ऊंचाई समझ सके, कि वहां पे जो जमीन है, ग्राउंड है, वो कैसा है ना, जमीन का इलाका कितना ऊंचाई पे है, और स्लोप यानी ढलान कैसे हैं, जेंटल है या स्टीप है। जेंटल, स्टीप, आई होप आप समझ चुके होगे। देखो यहाँ पे भी देखो, ये देखो ढलान धीरे धीरे हो रहा है कम, ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही है, तो जेंटल स्लोप है, और ऊंचाई तेजी के साथ ऊंचाई कम हो रही है, तो यानी कि ये स्टीप स्लोप है, ठीक है। चलो, और शेप जो है कि जो लैंडफॉर्म है, भूभाग है, उसका शेप कैसा है जमीन का, वो दिखाई देता है इससे। कॉन्टूर लाइन को एकदम रेगुलर हाइट के हिसाब से इंटरवल पे बनाया जाता है, ताकि एक जगह इकट्ठा ना हो और मैप को बिल्कुल आसानी से समझा जा सके।
और ये जो हाइट के हिसाब से इनकी जो दूरी की जाती है इसी को कहा जाता है कॉन्टूर इंटरवल। जैसे कि ये दो कॉन्टूर लाइन है, ये दिख रहा है, ये दो कॉन्टूर लाइन है, इनके बीच में जो दूरी है इसी को कहा गया है कॉन्टूर इंटरवल। ठीक है, कॉन्टूर इंटरवल। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 300 पे है, फिर ये 1 2 3 4 5 400 पे यहाँ पहुंच गए। तो ये हर एक का इंटरवल कितना हो रहा है, 20 मीटर का इंटरवल, 20 मीटर का, फिर 20 मीटर का, 20 मीटर, 20 मीटर और 20 मीटर का, यानी कि हर 5 पे 400 यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। तो हर दो लाइन के बीच में कितने का इंटरवल है, 20 मीटर का, यानी 20 मीटर के इंटरवल पे बना हुआ है। ठीक, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक और चीज दी हुई है कि एवरी फिफ्थ लाइन, हर पांचवा लाइन बोल्ड लाइन है और दिखा रहा है मल्टीपल ऑफ 100 को। जैसे ये 300 तो मल्टीपल 400 का, मल्टीपल 500, 100 के मल्टीपल में, और इसी को क्या कहा जाता है, इंडेक्स कॉन्टूर कहा जाता है। ठीक है, मेंशन है, देखो हर एक लाइन पे वैल्यू नहीं लिखी हुई है। 10,600 है, उसके बाद 10,800 है, उसके बाद 11,000 है, यानी कि ये बीच में जो 5 लाइंस जा रही हैं ये क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं तुमको कि यहाँ पे 200 का इंटरवल है इनके बीच में। ठीक है, तो हर एक की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। जैसे यहाँ 20 हो गई, 100 का इंटरवल, वहां 200 का, तो कितना हो गया, 40 हो गया, तो उसको इंडेक्स कॉन्टूर लाइन कहेंगे। हाईलाइट क्या है, देखो हाईलाइट देखते हैं कॉन्टूर लाइन की। हाईलाइट क्या है इसके में, देखो वैल्यू जो कॉन्टूर लाइन की होती है वो दिखाता है एल्टीट्यूड ऑफ अ फीचर। ठीक, कोई भी फीचर है जैसे कि माउंटेन है, चाहे हिल है, चाहे प्लेट्यू है, चाहे प्लेन रीजन है, तो उसकी हाइट कितनी है वो चीज वो बताता है। स्पेस जो होता है, जगह, दो कॉन्टूर लाइन के बीच में जो जगह होती है ना, ये जो स्पेसिंग होती है, इंडिकेट करता है क्या, नेचर ऑफ स्लोप। देखो जहां पे ये क्लोज होंगे, ठीक, और जिधर ये ज्यादा दूर होंगे, है ना, ये डायग्राम में भी ना दिख रहा हो आपको, देखो यही देख लेते हैं, ये ज्यादा एक दूसरे से दूर है, ठीक, और ये क्या है, इधर एक दूसरे से नजदीक है। तो जिधर नजदीक है वहां पे स्टीप स्लोप, और जहां पे दूर है वहां पे क्या है, जेंटल स्लोप। ये जो पैटर्न बनता है कॉन्टूर लाइन से, ये मदद करता है रिलीफ फीचर को समझने में। अब ये हम पहाड़ न दिख रहा हो, पहाड़ कहां से दिखेगा, किसके ऊपर, मैप के ऊपर, मैप के ऊपर दिखेगा कॉन्टूर लाइन, मैप के ऊपर कॉन्टूर लाइन देखा, स्पेसिंग ज्यादा देखा, तो मैंने समझ लिया जेंटल स्लोप है, इधर इधर से चढ़ाई कर सकते हैं, और इधर कैसा है, स्टीप स्लोप है, यहाँ कि यहाँ पे चढ़ना मुश्किल है, और यहाँ पे ढाल भी क्या हो रही है, एकाएक खत्म हो रही है। हाइट जो होती है किसी पॉइंट की, लाई करती है दो कॉन्टूर में, वो मोर देन लोअर कंटूर बट लेस देन द कॉन्टूर अबव इट। तो यानी कि क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीजिंग लेवल के साथ दिखाई देती है आपको हाइट। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, ये ऊपर वाले पॉइंट से क्या होगा, कम होगा, और नीचे वाली पॉइंट से ज्यादा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं फीचर क्या है, और कॉन्टूर लाइन की अब विशेषता देखते हैं। वो तो हाईलाइट थी, अब विशेषता देखो। गड्ढे के लिए मैंने बताया था ना कि वैल्यू बाहर की तरफ इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, बाहर की तरफ, और यही वैल्यू अगर अंदर की तरफ इंक्रीज कर रही है तो कैसा होगा, माउंटेन होगा। दो कॉन्टूर लाइन अलग अलग एलिवेशन दिखा रही है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि वो एक साथ कन्वर्ज कर रही हो, टच कर रही हो, यानी कि कॉन्टूर लाइंस आपस में टच तो कर सकती हैं, कन्वर्ज कर सकती हैं, लेकिन कभी कॉन्टूर लाइन ऐसे एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। ये चीज नहीं हो सकती पॉसिबल, कट नहीं हो सकता। क्यों कट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सेम हाइट को दिखाने वाले लाइंस हैं, तो लाइंस एक दूसरे के साथ सट तो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, पर्टिकुलरली ये वाली लाइन अपनी हाइट को दिखाएगी, ये वाली लाइन अपनी हाइट को दिखाएगी, इसीलिए दोनों अलग अलग हाइट्स के लिए लाइन होंगी, बट दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बात आपको समझ गई में आई होगी। जब कॉन्टूर लाइन एक साथ कन्वर्ज कर रहा है, यहां मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कोई वाटरफॉल हो सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे पहाड़ है, ठीक है, ऐसे स्टीप स्लोप है, और फिर उसके बाद यहीं पे सारी लाइंस कन्वर्ज कर जा रही हैं, है ना, यहाँ पे अलग अलग, फिर यहाँ के लिए भी सेम, फिर यहाँ हाइट, फिर यहाँ हाइट, यानी बार बार क्या हो रहा है, इस वाली के लिए भी यहाँ,
फिर इस वाले लाइन के लिए भी यही, और फिर इस वाले लाइन के लिए भी यही। इधर कन्वर्ज कर रहा है, इधर स्पेसिंग है। कन्वर्ज करना मतलब यहाँ पे हाइट एकाएक खत्म हो रही है। एकाएक खत्म होने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी वानी एक के एक गिरता होगा, वाटरफॉल दिखा सकता है, या फिर क्या दिखा सकता है कि ये एक बिल्कुल क्लिफ है। ठीक है। कॉन्टूर जो कि क्लोजली ड्रॉ होती है एक दूसरे की तरफ, इसका मतलब स्टीप स्लोप है, वो तो ऑलरेडी कई बार बताया। कॉन्टूर जो एक दूसरे से दूर होते हैं वो जेंटल स्लोप दिखाते हैं। देखो, एक दूसरे से दूर तो जेंटल स्लोप, और एक दूसरे से करीब तो स्टीप स्लोप। चलो आगे देखते हैं। यूजुअली हर पांचवा कॉन्टूर लाइन टोपोग्राफिकल मैप में उसको एलिवेशन वैल्यू के साथ दिखाया जाता है, तो इसको इंडेक्स कॉन्टूर कहते हैं। हर पांचवा लाइन, डायग्राम देख लो, डायग्राम इसीलिए बनाया जाता है। ठीक है, ये सब ढूंढ ढूंढ के हम लाए हैं आपके लिए। हर पांचवा कॉन्टूर लाइन है ना, क्या दिखा रहा है, वैल्यू, तो इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स कॉन्टूर लाइन कहते हैं। एंड इज थिकर इन अपीयरेंस, मोटा कर दिया जाता है, और इसको बाकी सारी लाइंस के साथ कंपेयर किया जाता है। कॉन्टूर को ऐसा नहीं बनाया जाता है कि मैन मेड स्ट्रक्चर को वो पास करे, यानी लैंड और वो बिल्डिंग्स वगैरह को वो पास करे, तो मैन मेड फीचर्स को ये जो है पास नहीं करती हैं। तो ये तो इमेजिनरी मैप पे ड्रॉ किए जाते हैं इन लाइंस को, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टूर इंटरवल और कॉन्टूर स्पेसिंग में क्या दिक्कत है, इसमें डिफरेंस देखते हैं। इन अ गिवन कॉन्टूर शीट, एक शीट दी हुई है, कॉन्टूर लाइन उसके ऊपर ड्रॉ है, तो कॉन्टूर इंटरवल कैसा रहेगा, फिक्स रहता है 20 मीटर 10 मीटर, यानी हर एक लाइन दूसरी लाइन से ऐसे है, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 40 हो गया, तो कॉन्टूर इंटरवल। लेकिन जो स्पेसिंग है, गैप जो होता है दो कॉन्टूर लाइन के बीच में, मैप में वो वैरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, यानी कि यहाँ जेंटल, यहाँ स्टीप, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ ऐसे बना, फिर उसके बाद से ऐसे बन रहा है, फिर उसके बाद से ऐसे बन रहा है। यहाँ गैपिंग तुमको क्या दिख रही है, ज्यादा दिख रही है, यही गैपिंग इस साइड में तुमको कम दिख रही है। तो ये स्पेसिंग किसके हिसाब से होगा, एक्चुअल में वो जो जमीन है कि जैसी, उस तरह से एक्चुअल में स्पेसिंग होगा। हाइट इंटरवल तुमको 10-10 मीटर बिल्कुल दिखाई देगा इक्वली, तो ये फर्क है इंटरवल में, स्पेसिंग में। अब ये जो वैल्यू लिखी है मैंने, ये लिखा हुआ है इंटरवल, और ये जो मैंने जगह ऐसे दिखा रहा हूं, ये एक्चुअल में स्पेसिंग है कॉन्टूर लाइन के बीच में। कॉन्टूर इंटरवल इज एन एल्टीट्यूडनल इंटरवल, ये ऊंचाई का इंटरवल है, और ये स्लोप का इंटरवल है ना। कॉन्टूर लाइन वेयरस कॉन्टूर स्पेसिंग क्या दिखा रहा है, नेचर दिखा रहा है ग्राउंड का, इधर ढलान कैसे है, धीरे धीरे कम हो रहा है, और यहाँ एकाएक जो है ऊंचाई खत्म हो रही है। फीचर क्या है कॉन्टूर इंटरवल के, कॉन्टूर इंटरवल के बारे में पढ़ रहे हैं। फीचर क्या है, ये दिखाता है, इंडिकेट करता है डिफरेंस ऑफ हाइट, कि दो कंजिक्यूटिव यानी एक और एक के बाद दूसरी, दो कंजिक्यूटिव एक के बाद दूसरी लाइन के बीच में कितना फर्क है। जैसे यहाँ पे 200 मीटर का फर्क है, एंड द नेक्स्ट थिन कॉन्टूर लाइन डिपिक्ट करता है हाइट 220 मीटर का। ये वैल्यू इसके हिसाब से नहीं लिखी हुई है। इफ वन थिक कॉन्टूर शोज द हाइट ऑफ 200 मीटर एंड द नेक्स्ट डिपिक्ट द हाइट ऑफ 220। अच्छा, अगर एक 200 दिखाता दूसरा 220, यानी एक लाइन अगर 320 दिखा रही है दूसरा 340, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 20 मीटर। तो ये कॉन्टूर इंटरवल हो गया कितना, 20 मीटर, यानी 20 मीटर के हाइट के हिसाब से कॉन्टूर इंटरवल है। अब यहाँ पे देखो वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इंटरवल देखते हैं। क्यों, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जो ग्रेडियंट निकलता है, ग्रेडियंट मतलब ढलान, वो कैसे निकलता है, वर्टिकल इंटरवल अपॉन में ये रेशियो होता है वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्टिकल इंटरवल होता क्या है, देखो कॉन्टूर से समझो। ये क्या हो रहा है, ये जो एक लाइन 500 की, दूसरी लाइन 400 की, तीसरी 300 की, तीसरी चौथी 200 की, और ये पांचवी लाइन 100 वैल्यू दिखा रही है। ठीक है, तो ये देखो, ये एक्चुअल में ये हाइट है, जो क्या हो रहा है, हर 100 पे डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, पार्टिकुलरली 100 to 100 पे डिक्रीज कर रहा है ये चीज।
इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटरवल, ऊंचाई के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से ये डिक्रीज करता जा रहा है। वहीं हम ये देखें कि ये जो वर्टिकल इंटरवल यानी इतनी ऊंचाई तक नीचे आने के लिए हमको चलना कितना पड़ेगा, हमको हॉरिजॉन्टली कितना चलना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग जितनी ज्यादा होगी, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब वो उतना स्टीप स्लोप है। और हॉरिजॉन्टल वाला जितना कम होगा, क्या होगा, ऐसे लिखता हूं ताकि दिक्कत ना हो, 1/2 या फिर 1/3। तो इतना ही ज्यादा ये कैसा है, ये आपका स्टीप है। और ये क्या दिखा रहा है, जेंटल स्लोप दिखा रहा है। यानी कि एक यूनिट के लिए, एक यूनिट नीचे आने के लिए 10 यूनिट हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। एक यूनिट नीचे आने के लिए, दिख रहा है ये 100 मीटर नीचे आने के लिए यहां से यहां तक इतना आपको हॉरिजॉन्टली इतना चलना पड़ेगा, है ना। हॉरिजॉन्टली इतना आगे बढ़ रहे हैं, वर्टिकल सिर्फ इतना आने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल जितना ज्यादा चलना पड़ेगा वो क्या है, उतना ही ज्यादा जेंटल स्लोप है और ये उतना ही ज्यादा स्टीप स्लोप है। तो देखो किस तरह से ये फीचर दिखा रहा है आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट दो एडजेसेंट कॉन्टूर के बीच में एक्चुअल में कितना डिस्टेंस है वो दिखाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन टू कॉन्टूर लाइन। दो कॉन्टूर लाइन यहाँ पे दिख रही है, अरे इतना दिख रहा है, ये इतना ज्यादा दिख रहा है, तो एक्चुअल में वो दिखा रहा है कि हाइट हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट में कि हाइट इतनी नीचे आने के लिए आपको कितना हॉरिजॉन्टली चलना पड़ रहा है। जितना ज्यादा चलना पड़ेगा मतलब उतना ही जेंटल स्लोप है, जितना कम चलते ही नीचे आ गए तुरंत, इसका मतलब उतना ही स्टीप स्लोप है। आगे देखते हैं ग्रेडियंट किसको कहते हैं। ग्रेडियंट हमने बता दिया कि ग्रेडियंट क्या होता है, ये रेशियो होता है वर्टिकल इंटरवल अपॉन में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट का। और इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसकी कोई वैल्यू क्यों नहीं होगी अगर मान लो 100 मीटर के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 1200 मीटर चल रहे हैं 100 मीटर नीचे आने के लिए। ये इस तरह से पहाड़ है, ठीक है, ये इस तरह से पहाड़ है, ठीक है, हम इस तरफ उतर रहे हैं नीचे और ये वैल्यू है। ये कितना चल रहा है, 100 मीटर ऊंचा है, लेकिन ढलान कितना है, ये पूरा ऐसे पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टली कितना चलना पड़ रहा है, 1200 मीटर चलना पड़ रहा है, 1200 मीटर। तो कितना आ जाएगा रेशियो, इसका आ जाएगा 1:12 आ जाएगा। यानी एक वर्टिकल इंटरवल के लिए, एक यूनिट के लिए हम 12 यूनिट हॉरिजॉन्टली इक्विवेलेंट चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसा स्लोप है, हमारा जेंटल स्लोप है। और ये ढलान को ही तो बता रहा है, ये बता रहा है कि ढलान कैसा है, ढलान बिल्कुल आपका जेंटल है, आसान है। चलो आगे देखते हैं, ये ट्रेंगुलेटेड हाइट क्या होती है। जब कोई बिंदु एक्यूरेटली बिल्कुल अच्छी तरह से सर्वे किया गया हो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया हो, आईफोन के लिडार लेंस का इस्तेमाल किया गया हो और उसको अच्छे से सर्वे किया गया हो एग्जैक्ट, और उसकी वैल्यू ट्रायंगल के साथ उस प्लेस पे लिखी गई हो, उसको ट्रिएंगुलेटेड हाइट कहा जाता है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल और 430। तो यानी कि इस एग्जैक्ट पोजीशन को अच्छे से सर्वे किया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिकली इसकी हाइट देखी गई है कि कितनी इसकी एग्जैक्ट हाइट है, और ऐसे ट्रायंगल लगा के उस पॉइंट की हाइट लिखी हुई है, तो इसी को कहा जाता है ट्रिएंगुलेटेड हाइट और ट्रिग्नोमेट्रिकली निकाला जाता है। जैसे पर्वत की चोटियां वगैरह हैं, ये सब मैप के ऊपर इस तरीके से दिखाई जाती हैं कि वो पर्वत कितना ऊंचा है पार्टिकुलरली। इसके बाद आता है रिलेटिव हाइट। ऐसी जगह, ऐसी एरियाज जहां पे स्टीप स्लोप है यानी कि एकाएक ढलान है, तो डिफरेंस लिया जाता है मैक्सिमम और मिनिमम हाइट का, और मैक्सिमम और मिनिमम हाइट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर के थ्रू। यानी कि कहीं पे एक एवरेज हाइट ग्राउंड की नेचुरल लेवल की जो हाइट है उसको ले लिया गया, ठीक है, और ले लिया गया जितना भी यूनिट ले लिया गया, मान लो कि आर ले लिया गया। तो उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद हम आगे बढ़े और यहाँ पे इस हाइट को हमने लिख दिया 4r। यानी कि यह क्या है, ये रिलेटिव हाइट है इसके कंपैरिजन में, यानी इस हाइट से ये 4 गुना ज्यादा है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे तुमको कहीं ना कहीं पे बेंचमार्क में भी आपको दिखेगा 6r, यानी कि रिलेटिव हाइट कितनी है, 6 गुना है। ठीक है, वहां रिलेशन उसके रिलेटेड। तो रिलेटिव हाइट ऐसे होती है जो नेचुरल लेवल की या कोई हाइट होती है ऑलरेडी मैक्सिमम मिनिमम के बीच में ले ली जाती है, और उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा
जो हाइट होता है, कोई ऊंची जगह हो नीची जगह हो, तो उसको आर से रिलेट किया जाता है। 6R, 3R, 4R लिखा होता है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि वहां से एक्चुअल जो वहां पे हाइट है, एवरेज हाइट है, उससे वो कितना गुना ज्यादा ऊंचा है। स्पॉट हाइट क्या होता है? ट्रेंगुलेटेड हाइट देख लिया, ट्रेंगुलेटेड हाइट के बाद रिलेटिव हाइट देख लिया, और रिलेटिव हाइट के बाद स्पॉट हाइट देख रहे हैं कि ये क्या होता है। ये भी हाइट होता है किसी पॉइंट का ग्राउंड के ऊपर, अबव द मीन सी लेवल। अब वहां पे नेचुरल हाइट की बात हो रही थी, यहाँ पे मीन सी लेवल की बात हो रही है कि समुद्री तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, और इसको भी दिखाया जाता है मैप के ऊपर, ना कि ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, और ये होता है डॉट से फॉलो होता है, यानी .1604 ऐसे लिखा हुआ है स्पॉट हाइट, .1650, यहाँ पे देखो .1570। तो इस तरीके से डॉट के साथ इसको इंडिकेट किया जाता है। नंबर दिखाता है कि समुद्र तल से उस जगह की ऊंचाई कैसी है। कभी पुल वगैरह से गुजरोगे, जब तुम नदी के ऊपर पुल वगैरह से ट्रेन से जाते हो, तो देखते हो जो नीचे जिस जो बेस होता है पिलर का, जिसपे के बीच में से नदी बह रही होती है, उस पे लिखा होता है ऊंचाई समुद्री तल से। इसके बाद बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क यानी कि बीएम शॉर्ट फॉर्म में इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मार्क होता है, हाइट होता है, जो कि डिटरमाइन किया जाता है इन रिलेशन टू ऑर्डिनेंस डेटा। ऑर्डिनेंस डेटा क्या होता है? डिटेल्ड मैप का जो डेटा होता है, उस डेटा से बाय स्पिरिट लेवलिंग। स्पिरिट लेवलिंग क्या होती है? यानी कि लेवलिंग वाले प्रोसेस से इसको किया जाता है। लेवलिंग वाला प्रोसेस क्या होता है? डिटेल्ड मैप डिटेल्ड मैप के लिए तो एक तो हो गया ये। स्पिरिट लेवलिंग का मतलब होता है ये एक तरह की डिवाइस होती है। इस डिवाइस में क्या होता है? वाटर होता है, थोड़ी खाली जगह भी होती है। और वाटर और खाली जगह क्या करती है? जैसे उस जगह को ना बिल्कुल ग्लास ट्यूब से ये ढका हुआ होता है। आजकल जैसे कि कैमरा स्टैंड वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें भी डिवाइस लगी हो रही है, वाटर लेवल लगा रह रहा है, और उसमें थोड़ी बबलिंग भी रह रही है। तो उससे एक्चुअली पता किया जाता है कि ये जो जगह है वो आखिर कितना जो है समतल है ना, कितना समतल है, या उबड़ खाबड़ है, या किस तरह का है, ताकि क्या किया जा सके, जो स्टैंड है, कैमरा स्टैंड, वो सही तरीके से लगाया जा सके, ताकि लेवल सही मिल सके। तो यहाँ पे स्पिरिट लेवलिंग मतलब लेवलिंग की जाती है ऐसे डिवाइस वगैरह को यूज करके। और मोस्ट कॉमन ये है कट बेंचमार्क, जो अपीयर होता है टी की तरह, ऐसे ना काट दिया जाता है उस जगह को, स्क्रेच किया जाता है जिस जगह की हाइट नापी जाती है, पत्थर के ऊपर या फिर ब्रिक वर्क जो हुआ रहता है उसके ऊपर निशान लगा देते हैं। कोई जगह वगैरह दिखी, पहाड़ी वगैरह एरियाज, कोई चोटी वगैरह, कोई क्लिफ दिखी, तो वहां पे किसी पत्थर पे ऐसे निशान एच कर दिया गया, तो मतलब यहाँ पे क्या किया गया है? लेवलिंग के साथ एक्चुअली सर्वे किया गया है कि यहाँ का ऊंचाई कितना है। ऑन द सर्वे मैप बेंचमार्क को लिखा जाता है बीएम के साथ, और फॉलो रहता है एक नंबर से। जैसे जैसे कहां पे बीएम, और उसके बाद फॉलो एक नंबर से। और देखो यहाँ पे किसी चीज पे एक्चुअल में भी वहां पे लगा दिया जाता है निशान। द नंबर इंडिकेट करता है हाइट सरफेस का अब सरफेस लेवल का एट द मार्क्ड पॉइंट, कि जिस जगह पे इसकी मार्किंग की गई है उस जगह पे इसका हाइट कितना है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे लैंडफॉर्म का? थ्रू कॉन्टूर। बहुत हद तक हमने पढ़ा इसके बारे में, आगे और पढ़ते हैं। अगर वैल्यूज अंदर की तरफ बढ़ रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, मतलब हिल है, और अगर वैल्यूज अंदर की तरफ क्या कर रही हैं? डिक्रीज कर रही हैं, मतलब वो क्या था हमारा? कोई लेक वगैरह है, ठीक है, वैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इसके अलावा और क्या देखा था? स्पेसिंग ज्यादा है तो जेंटल स्लोप, और स्पेसिंग कम है तो स्टीप स्लोप देखा था। तो यहाँ पे वेरियस फीचर अलग अलग हम लोग लैंडफॉर्म्स देखेंगे, अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखेंगे, जिसमें जेंटल और स्टीप स्लोप यार कई बार हो गया। इसको आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये तो देखा ही है हमने, समझ गए होंगे अब तो हम कैसे लाइन ड्रॉ की जाती है। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया, शुरू में ही बताया, जैसे कि इधर हाइट यहाँ पे है, सेम यहाँ पे है, तो इन दोनों के साथ लाइन ऊपर लेके गए, ठीक, और यहाँ सर्कल बना दिया। फिर दूसरी हाइट यहाँ पे है और ये यहाँ पे, तो इधर से लाइन ऐसे लेके गए ऐसे, और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से जो है कॉन्टूर लाइन बनाई जाती है। और यहाँ पे भी देखो अंदर की तरफ वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यानी ये दिखा रहा है कि ये किसका स्ट्रक्चर है? एक हिल का स्ट्रक्चर है, कोनिकल हिल का। प्लेट्यू में क्या होता है? प्लेट्यू को टेबल लैंड भी कहते हैं, क्योंकि सरफेस से ये ऊंचाई पे होता है ना, एक टेबल की तरह।
अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही है, अंदर की तरफ इंक्रीज करती जा रही हैं। और ये जो पूरा ब्लैंक स्पेस है, ये जो पूरा ब्लैंक है, बताया था ना, वैली के पास का इलाका, घाटियों के पास का इलाका या फिर प्लेट्यू वगैरह का इलाका जहां समतल है उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। वो ब्लैंक दिखा रहा है कि ये एक प्लेट्यू है। प्लेट्यू फ्लैट टॉप लेवल लैंड होता है। सेंटर में प्लेट्यू के बहुत ही कम कॉन्टूर्स या फिर कोई कॉन्टूर नहीं दिखाई देता है, और जो साइड्स होते हैं वहां पे क्वाइट क्लोज कॉन्टूर होता है। क्लोज कॉन्टूर यानी एक दूसरे के नजदीक, जो कि इसकी स्टेपनेस को दिखाएगा, ढलान को दिखाएगा। जब बहुत सारी वैलीज जो रिवर की और स्ट्रीम्स की होती हैं कट करती हैं प्लेट्यू को ऊपर की तरफ से, तो उस प्लेट्यू को क्या कहा जाता है, डिसेक्टेड प्लेट्यू। अगर कोई प्लेट्यू है और वो कट हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, डिसेक्टेड प्लेट्यू कहा जाएगा, अगर नदियों वगैरह की वजह से प्लेट्यू कट हो रहा है तो। ये टेबल लैंड इतना छोटा छोटा थोड़ी होता है, इससे भी बहुत बड़ा बड़ा लार्ज होता है। तो बस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, डेक्कन प्लेट्यू ऐसा एक एग्जाम्पल है डिसेक्टेड प्लेट्यू का। मतलब वो घाटियों से जो नदियां होती हैं, जहां धाराएं होती हैं, नदी वगैरह बहती है, तो उसकी वजह से वो बीच बीच में कट है। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन है, ऐसा एग्जाम्पल आपका डेक्कन प्लेट्यू है। कॉन्टूर जो दोनों का होगा ना, एक जैसा दिख रहा होगा, एक जैसा दिख रहा होगा। सिर्फ डिफरेंस ये दिखेगा डिसेक्टेड वाले में कि जो कॉन्टूर होंगे ज्यादा रेगुलर होंगे और ऑफन अक्सर जो है टर्न होंगे अपवर्ड को। देखो ये देखो, अक्सर टर्न है अपवर्ड को। ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है तुम्हारे डिसेक्टेड प्लेट्यू की, और उसमें इसमें ये सब डिफरेंस देखने को मिलेगा। रिज क्या होता है, तो रिज मैं बताऊं कि जैसे ये पहाड़ का इलाका है, ठीक है, इधर भी पूरी ढलान है, इधर भी पूरी, उस साइड भी पूरी ऐसे ही ढलान होगी। तो ये पतला सा जो ये जो रास्ता इसके ऊपर की तरफ से जा रहा है ना, यही रिज कहलाता है ना। अभी 3D फिगर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, 3D नहीं 2D में ही दूसरा फिगर आएगा, मैं दिखाऊंगा रिज कैसा है। ये पतला सा एलिवेशन होता है स्लोप का, ढलान का एलिवेशन, ये ढलान ही तो जा रहा है इस साइड, तो ये ढलान का एलिवेशन होता है पतला सा। और बहुत सारी इस पे चोटियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये पहाड़ है, दोनों तरफ से देखो पहाड़ है, क्या है ये, ऐसे दोनों तरफ से पहाड़, ठीक है, ये ऐसे दोनों तरफ से पहाड़ है, ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये जो मेरा दोनों उंगली है ना, ये ऊपर का दोनों उंगली, ये वाला जो रास्ता है, यही ये जो रास्ता है ये ऐसे जा रहा है, तो यही क्या है आपका रिज है, ये क्या है आपका रिज। कॉन्टूर जो रिज को दिखाता है वो इनक्लोज रहता है, क्लोजली स्पेस्ड रहता है एक दूसरे से। सम टाइम वहां पे आपको चोटियां दिखेंगी या बहुत सारे एलिवेशंस, हाइट्स दिखेंगे, पासेस दिखेगा उसके अंदर क्रॉस अ रिज। ये क्या है, ये एक्चुअल में पासेस ही तो हैं, ये पासेस ही तो हैं, पासेस। इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। ऑन द टोपो शीट कॉन्टूर जो रिज का होता है ओवल होता है अक्सर। ओवल मतलब होता है अंडे के शेप के जैसा, ऐसा ओवल शेप का आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है, ये जो है ना एक्चुअली में एक स्पर है, और स्पर को आगे के डायग्राम में और क्लियर आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी पढ़ते चलते हैं। स्पर एक अलग तरह का प्रोजेक्शन होता है लैंडफॉर्म का, ऑन द साइड ऑफ ए हिल, पहाड़ी के साइड में होता है, ठीक है, स्पर, और नदी इसके बीच से ऐसे निकलती जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे निकल रही है ना, इस तरीके से अलग अलग स्पर होते हैं। ठीक, आगे दिखाता हूँ, ये ऐसे। अब क्या करता है इस पर, माउंटेन रेंज के पास ही मिलेगा, ये एक जीभ की तरह होता है, ये ऐसे ऐसे जीभ निकली हुई है, ठीक है, इसकी डिसेंडिंग फ्रॉम अ हिल इनटू अ प्लेन, डिसेंड होता है यानी इसकी हाइट गिर रही होती है, ये हिल की तरफ से प्लेन की तरफ इसकी हाइट गिर रही होती है। ये देखो लैंड की तरफ से प्लेन की तरफ इसकी हाइट गिर रही है, ये हिल हो गया, ये प्लेन हो गया इसकी तरफ। और ये जो घाटी होती है ना, नदियां होती हैं, तो नदियां के पास जो घाटियां हैं इसकी वजह से डिवाइडेड रहती हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये इधर की घाटी को इधर की घाटी से डिवाइड कर रहा है। तो क्या कहता है, इस पर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सैलिएंट, सैलिएंट भी बोलते हैं। इस पर सेपरेट करता है एक वैली को दूसरी वैली से, एक घाटी को दूसरी घाटी से। इस पॉइंट को नोट डाउन करो, इसका डायग्राम जरूर दिखाऊंगा मैं आगे कि कैसे एक घाटी को दूसरी घाटी से अलग करती हैं। आ गया, देखो अब यहाँ पे ये वाली जो घाटी है, ठीक है, ये वाली घाटी क्या हो रही है, इस वाली घाटी से बिल्कुल अलग हो रही है, किसकी वजह से, इस पर की वजह से। तो यही आपका क्या है, इस पर है, ये इंटरलॉकिंग इस पर है, ठीक है। तो इस तरह से नदियों के आसपास ये हिल है, ये कोई पहाड़ी ही होगी, ये पहाड़ का क्या है, ये टंग की तरह है, ठीक। तो आप समझ गए होगे आप किस पर किसको कहते हैं।
चलिए आगे देखते हैं कॉल क्या होता है। तो देखो कॉल भी कभी कभी सैडल कहा जाता है, ये पास। सैडल और पास के अंदर हम डिफरेंट देखेंगे हाइट्स के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग। जहां पे मतलब ज्यादा या कम जो हाइट होती है, डिप्रेशन के कम या ज्यादा होने की वजह से ही हम उसको सैडल या पास का नाम देते हैं। ये फर्दर आगे आएगा, तो हम कॉल को पास या सैडल भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली में जो कॉल होता है ये पासेज होता है दो चोटियों के बीच में। ये दो चोटियां हैं, इन दो चोटियों के बीच में ये क्या है, एक पासेज है, जाने का रास्ता है अक्रॉस अ रिच। ठीक। और डिफरेंस क्या होता है एक पास और कॉल में विथ रिस्पेक्ट टू देयर लोकेशन के हिसाब से, डिप्रेशन के हिसाब से आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनका कॉन्टूर कैसे बना हुआ है। इनका कॉन्टूर, ये हिल का कॉन्टूर, ये भी हिल का कॉन्टूर, और ये बीच में दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या है, कॉल है। पास, पास क्या होता है, कॉल इज ऑल्सो कॉल्ड सैडल और पास। तो सैडल और पास में हम पास समझते हैं। पास क्या होता है, लो लैंड होता है, दो माउंटेन्स के बीच में लो लैंड, ये क्या है, लो लैंड है ना, लो लैंड होता है। ठीक, जो प्रोवाइड करता है एक पैसेज, यानी कि जाने का रास्ता। हाइट ऑफ अ पास इज लोअर देन दैट ऑफ अ सैडल। समझ में आ गया, हाइट जो पास का होता है वो लोअर होता है, पास का लोअर होगा, सैडल का ज्यादा होगा। ठीक, बस इसी से सैडल और पास अलग होते हैं। ये इस तरह से रहा, दो पहाड़ों के बीच में से जाने का रास्ता। अब क्लियरली आपको समझ में आया होगा। गैप किसको कहते हैं, तो गैप लो लाइंग डिप्रेशन होता है, गहरा लो लाइंग डिप्रेशन है ये गहरा। वो सैडल और पास इस टाइप का था। ठीक है, ये क्या है, गैप है, काफी गहरा है, लो लाइंग है ये। ठीक, इस तरह का ये डिप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, गड्ढा जो कट करता है थ्रू अ रेंज ऑफ हिल, ये पहाड़ियों को कट करते हुए निकलता है। गैप पहाड़ियों को कैसे कट करता हुआ निकलेगा, इसका भी डायग्राम देखोगे तुरंत समझोगे। रिवर फ्लो करती है इस गैप से, गैप बिल्कुल पासेस की तरह होते हैं, लेकिन ज्यादा खतरनाक होते हैं और डिफिकल्ट होता है नेविगेट कर पाना। अब देखो, चलो इधर आओ, इनको देखो क्या है, ये क्या है, एक पास है, ये पास है, इस पास को कॉल भी कह सकते हैं, इसके बीच में आप आ जा सकते हो। ठीक है, कैसा दिख रहा है, एक अच्छा खासा आपको रास्ता दिखाई दे रहा है जिसको आप पार कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। लेकिन वहीं जब गैप की बात करते हैं तो डिप्रेशन ज्यादा है, यहां डिप्रेशन कम है, यहां डिप्रेशन ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से लो देखो, ये पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसमें कहीं नदी होगी, इसमें कहीं नदी होगी, इसको नेविगेट कर पाना कहां से आसान होगा। तो ये कहलाता है गैप, और वो था क्या, पास या फिर सैडल, उसी तरह से होता है, और उसी को कॉल भी बोलते हैं, कॉल इज ऑल्सो कॉल्ड सैडल और पास। घाटी कैसी होती है, वैली, जब दो साइड नदी की ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होती है और स्टीप होती है, तो क्रॉस सेक्शन कैसा बनता है, वी शेप का बनता है। देखो ये नदी, ठीक है, हाँ, तो ये नदी इसके बीच में से ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वी शेप जो फॉर्म हो रहा है, ये जो वी शेप फॉर्म हो रहा है, यही क्या कहलाएगा, आपका वैली। और ये अपर कोर्स ऑफ रिवर में दिखाई देती है, जब नदियां पहाड़ों से निकल रही होती हैं, यही अपर कोर्स होता है रिवर का, और इसी टाइम में आपको ये दिखाई देगा वैली। जो कॉन्टूर लाइन होते हैं इसके, वो कैसे होते हैं, वी शेप के होते हैं, वर्टिकल, अरे वो सॉरी, इन्वर्टेड वी शेप के होते हैं। ठीक, डिक्रीजिंग इनवर्ट, अंदर की तरफ वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दिख रहा है, बाहर की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, अंदर की तरफ डिक्रीज, यानी अंदर क्या है, गड्ढा है। और यही चीज अगर उल्टा हो जाता, ये ऐसे हो जाता, तो अंदर की तरफ वैल्यू बढ़ रही होती, जो हिल होता है हमने पढ़ रखा है। चलो इत्मीनान से थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, और रिलैक्स करने के बाद इसको वन बाय वन देखते हैं, कॉन्टूर के अंदर अपना रिलीफ फीचर देखते हैं। ठीक, नदियां पहाड़ों से उतर रही हैं, क्या कर रही हैं, नदियां पहाड़ों से उतर रही हैं, और हमको क्या देखने को मिल रहा है, वैली देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रहा है, वैली हमको देखने को मिल रही है। ठीक, इस पर क्या होता है, इस पर हमने देखा था कि एक टंग की तरह होता है, एक हिल वगैरह का, जो वैली को सेपरेट करता है। देखो ये यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, इस पर
मिल रहा है देखने को। सैडल क्या होता है? पैसेज। देखो ये एक पहाड़ के लिए, ये दूसरी पहाड़ की हाइट, और ये बीच में जो गैप दिख रहा है ये क्या है? हमारा सैडल है। ओके। रिज क्या होता है? ये आपका रिज है। मैंने बताया था ना रिज कैसा होता है। देखो ये पूरा रास्ता ऐसे रिज है, ये पूरा रास्ता ऐसे रिज है, और इसके बीच में ये लो डिप्रेशन, इसको सैडल कह सकते हो। ये बीच में सैडल हो जाएगा, और ये पूरा जो पर्वत की ऊंचाई ऐसे नैरो टाइप में देख रहे हो, इसको पूरा क्या कहेंगे? रिज कहेंगे। क्लिफ किसको कहा जाता है? कि सारी हाइट्स, ये हाइट्स भले ही अलग तरीके से हो, लेकिन सारी हाइट्स क्या कर रही हैं? यहाँ कन्वर्ज हो रही होंगी, यहाँ देखो एक दूसरे के क्लोज हो रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे? क्लिफ कहेंगे, या वाटरफॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये शुरू में हमने पढ़ा था। राउंड हिल, देखो बिल्कुल राउंड राउंड दिख रहा है, और अंदर की तरफ वैल्यू इंक्रीज कर रही है, राउंड हिल दिख रहा है। प्लेट्यू बीच में बिल्कुल खाली होगा, और बाहर की तरफ वैल्यू डिक्रीज करती हुई होगी, यानी कि ये कैसा है? एक प्लेट्यू है, एक टेबल लैंड है। ओके, चलो आगे देखते हैं। सैडल क्या होता है? सैडल लो डिप्रेस्ड एरिया होता है दो हाईलैंड के बीच में। दो हाईलैंड्स हैं, इनके बीच में क्या होता है? एक जो है डिप्रेशन होता है, आपको डिप्रेस्ड एरिया, दबा हुआ एरिया दिखने को मिलेगा। दो हाइट्स हैं, दिख रहा है? दो हाइट्स हैं, दो हाइट्स के बीच में ये डिप्रेस्ड एरिया आपको जो देखने को मिल रहा है, यही आपका क्या है? सैडल है। ये बिल्कुल सैडल जो है वो दिखाई देता है, रिजेंबल द शेप ऑफ सैडल ऑफ अ हॉर्स, एंड एज अ रिजल्ट इसको बोलते हैं सैडल। ठीक है, शेप जो सैडल जैसे घोड़े के ऊपर होता है वैसा होता है, इसीलिए ऐसा कुछ इसको कहा जाता है। इट डज नॉट प्रोवाइड पैसेज थ्रू माउंटेन। ये है क्या? वो देखो ज्यादा नीचे की तरफ था, कौन? पास। और सैडल क्या होता है? सैडल काफी ऊंचाई पे है यार, ये काफी ऊंचाई पे है। ये रहा सैडल। अब ये जो माउंटेन्स के ऊपर होता है ये रहा पासेज। तो पासेज आपको आने जाने का रास्ता देता है, लेकिन ये सैडल जो है आपको आने जाने का रास्ता नहीं देता है। घोड़े में सैडल होता है, वो देख लेना, इसीलिए इसका नाम सैडल पड़ा हुआ है। ऊंट में तो समझ में आता है उबड़ खाबड़, इसमें नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। वाटर शेड किसको कहते हैं? देखो कोई ऊंचा वाला एरिया होगा, कोई ऊंचा सा एरिया होगा, ठीक है, ऊंचा एरिया है मान लो, तो यहाँ पे बारिश हो रही है, तो चारों तरफ क्या होता है? अलग अलग डायरेक्शन में नदियां निकलेंगी, है ना? अलग अलग, है ना? ऊंची साइड पे कहीं बारिश हो रही होगी तो ऐसा कोई एरिया जो ड्रेन करता है इनटू सिंगल रिवर इज द वाटर शेड फॉर दैट रिवर। तो कोई सिंगल एरिया जो कि पानी लेके जाता है, किसके लिए? मेन रिवर के लिए, तो वो एरिया क्या कहला गया? पूरा वाटरशेड कहलाता है। वाटरशेड का मतलब एक रिज भी होता है, रिज ऐसे, ये एक रिज भी होता है वाटरशेड। क्यों? क्योंकि इधर बारिश होगी, इधर का एरिया इधर को देगा, इधर का एरिया इधर को देगा पूरा, है ना? इधर में जो रिवर जा रही होगी। फॉर्म्ड बाई चेन ऑफ माउंटेन्स, कई सारे पर्वतों के चेन से बनता है ये, जो पानी को भेजता है अलग अलग डायरेक्शन में, आइदर साइड में। दिख रहा है? ये अलग अलग, एक इधर जैसे बारिश होगी ये पहाड़ के ऊपर, तो इस पहाड़ के ऊपर जब बारिश होगी तो बारिश का पानी एक तो इधर ढलान पे जाएगा, एक तो इधर ढलान पे जाएगा। ऑन द टू साइड्स ऑफ अ वाटर शेप द स्लोप मस्ट बी अपोजिट एंड डाउनवर्ड। चलो डायग्राम से देख के समझने को कहते हैं आखिर ये अंग्रेजी में क्या बक रहा है। ये बात कह रहा है ये रहा आपका, ये बारिशें हो रही हैं, पहाड़ों के रेंज है यहाँ पे। अब ये जो लाइन बनी हुई है यही तो वाटरशेड बाउंड्री है, और ये क्या है? वाटरशेड इस नदी के लिए, और इधर वाला होगा इस नदी के लिए। इधर भी कोई नदी होगी, इसकी हाइट अगर इधर गिर रही होगी तो इसको यहाँ देखें तो देखो ये इस मेन रिवर के लिए दे रहा है पानी, और ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी आके मिल रही हैं मेन रिवर में, तो ये क्या है? वाटर शेड है। ठीक है, वाटरशेड, ये वाटरशेड है पर्टिकुलरली इस रिवर के लिए, और ये वाटरशेड है भी इस रिवर के लिए। फिर इस साइड वाला क्या होगा? दूसरी तरफ के लिए होगा, यानी दोनों का स्लोप एक दूसरे के अपोजिट है ना, ऐसा। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और वही डायग्राम इधर देखो तो इधर वाला इधर को पानी दे रहा है, तो ये एक वाटरशेड है। कैनियन और गॉर्ज क्या होता है? देखो ये होता है बहुत डीप, गहरा और पतला सा वैली हैविंग स्टीप स्लोप। जो वी शेप्ड वैली देखा था हमने, तो हमने वी शेप्ड वैली में देखा था कि ये रहा हमारा वी शेप्ड वैली, लेकिन अगर हम कैनियन और जॉर्ज को देखें तो ये कैसा होता है? ये बिल्कुल ऐसा होता है, एकदम नैरो जा रहा होता है, एकदम नैरो, एकदम पतला, एकदम गहरा ऐसे जा रहा होता है। और इसका उसके वाले में देखो क्या था? इसका हाइट कैसा था? इसका हाइट ऐसे था,
ठीक है, ऐसे ऐसे इसका हाइट था। इसका हाइट भी वैसे ही बनता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका ऊपर में बिल्कुल ऐसे नैरो होता जाता है। तो कॉन्टूर बिल्कुल सेम रहता है वी शेप की तरह भी, लेकिन डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या रहेगा कि जॉर्ज में क्लोजली स्प्रेड रहता है और फॉर्म करता है बहुत पतला। तो क्लोजली है और फॉर्म कर रहा है ऊपर बहुत पतला, और इसके में फॉर्म करता है थोड़ा सा उससे ज्यादा गैप रहता है। कैनियंस कहां पे हो सकते हैं? लंबे समय तक इरोजन की वजह से हो सकते हैं फ्रॉम अ प्लेट्यू लेवल। प्लेट्यू लेवल है और लंबे समय तक कोई नदी वगैरह जा रही हो तो लंबे समय तक क्या हो रहा है, वो काटती चली जा रही हो, तो डिप्रेशन बिल्कुल गहरा हो सकता है। लो देख लो इस तरीके का, नदी जा रही है और इसने इस डिप्रेशन को काफी नीचे तक से काटा हुआ है, तो ये क्या फॉर्म कर दिया, ये एक कैनियन फॉर्म कर दिया। फर्दर आगे देखते हैं। अब ये पैटर्न खत्म हो गया टोपोग्राफिकल में वो सारी चीजें देखने का, जो कॉन्टूर लाइन के हिसाब से हाइट वगैरह दिखा रहा था, रिलीफ फीचर दिखा रहा था, वो सब चीजें हो गई। अब देखते हैं सेटलमेंट का पैटर्न। सेटलमेंट का पैटर्न मतलब लोग किस तरह से सेटल होते हैं, है ना, पीपल किस तरह से सेटल होते हैं। सेटलमेंट आखिर है क्या? तो ये ग्रुप्स है बेटा हाउसेस का, यूजुअली गांव के अंदर, किसी नगर के अंदर या किसी शहर के अंदर जहां लोग रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं। जो साइज होती है ना सेटलमेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है, वहां सड़कें हैं कि नहीं, रेलवे है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं, पुलिस स्टेशन है, रेस्ट हाउसेज यानी कि रहने के लिए गेस्ट हाउस वगैरह है कि नहीं, एंड सो ऑन। इस तरह की जो फैसिलिटीज रहती हैं उसके हिसाब से सेटलमेंट रहेगा। इंडस्ट्रियलाइज सिविलाइजेशन में हमने ये पढ़ रखा है कि जो शुरुआती दौर में जितने भी सिविलाइजेशन वगैरह आए हैं, जितने भी सेटलमेंट हुए हैं, सब नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि वाटर मेन सोर्स था उस टाइम पे, और उसके आसपास की जमीन फर्टाइल होती थी, तो खेती बाड़ी जहां आसानी से हो सके, जहां आसानी से पानी मिल जाए, तो उन जगहों पे लोग सेटलमेंट मोस्टली करते थे। तो सेटलमेंट बहुत लंबे समय में ग्रो करता है ना। आजकल तो लोग प्लॉटिंग में जमीन लेते हैं, कहते हैं अरे भाई 1 ही 2 साल में दाम दुगना होने वाला है, इससे ज्यादा होने वाला है। तो सेटलमेंट धीरे धीरे ग्रो करता है, ऐसा नहीं कि एकाएक ग्रो करता है। हाँ, कुछ इलाकों में तेजी से, कुछ इलाकों में कम तेजी से। बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग तरीके का शेप दिखेगा, साइज दिखेगा सेटलमेंट का, और शेप और साइज के हिसाब से लोगों के घर किस तरह से हैं, उसके हिसाब से आप इसको अलग अलग तरीके के आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मे बी स्मॉल सेटलमेंट हो सकता है, 1 या 2 घर का, या बड़ा सेटलमेंट हो सकता है जैसे शहरों में, यानी कि कम जगह में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं छोटे से एरिया में, है ना। कई जो है मंजिला बिल्डिंग रहती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस करते हैं सेटलमेंट पैटर्न को। जैसे अभी पीछे पड़ा, नदियां हैं, प्लेन्स हैं, रेलवेज वगैरह हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ऐसी सब फैसिलिटी वगैरह, ये सब डिपेंड करती है इस पे सेटलमेंट, कि सेटलमेंट वहां का आसपास का कैसा होगा। वाटर, पानी तो बिल्कुल मस्ट है। जहां पानी नहीं मिलेगा, रेगिस्तान वगैरह में तुमको कहां सेटलमेंट जल्दी दिखने को मिलता है। तो पानी बहुत जरूरी है। आइदर साइड ऑफ अ रिवर, नदी के दोनों साइड तुम देखोगे कि सेटलमेंट अच्छा खासा डेवलप करता है। प्लेन जमीनों के आसपास तुम देखोगे जहां पे कि घर मकान बनाना आसान है, सड़कें निकालना आसान है, रेलवे वगैरह बनाना आसान है, वहां पे भी सेटलमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जगह पे ईज ऑफ एक्सेस होता है बारिश की सब चीजों का। अब पहाड़ी एरिया है, रेगिस्तानी एरियाज है, रोड है, सड़क है, कहाँ बन पाएगा? पथरीले एरियाज में भी उनका बनना मुश्किल होता है। सेटलमेंट और कहाँ ग्रो करेगा? ऐसी जगहों पे जहां पे जमीन फ्लैट है और कल्टीवेट हो सकती है, और साथ ही साथ सिंचाई अवेलेबल हो, है ना, समरसेबल वगैरह, बोरिंग वगैरह लगा सके आसानी से और सिंचाई वगैरह कर सके। नियरनेस टू द माइनिंग एरियाज, अच्छा सेटलमेंट वहां भी हो सकता है जहां पे कोई खदान वगैरह हो, आसपास खुदाई वगैरह हो रही हो, जहां पे जॉब और दूसरी फैसिलिटीज आसानी से उपलब्ध हैं, तो लोग वहां जाएंगे, और डेली वहां जाना वापस आना मुश्किल नहीं होता, इसीलिए लोग वहां पे सेटलमेंट बनाने लगते हैं। इसीलिए जहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह आपको, फैक्ट्रीज वगैरह, माइनिंग्स वगैरह के जगह देखने को मिलेंगे, वहां आसपास दुकानें, गेस्ट हाउसेस, घर रहने को आपको मिल जाया करेगा, देखने को मिल जाएगा। इवन देखो पहाड़ी एरियाज में भी अब क्या हो रहा है, टेरेस फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं लोग और सेटलमेंट बना रहे हैं।
एरियाज ऐसे क्षेत्र जो अच्छे से कनेक्टेड हैं सड़कों से, रेलवे से। नोडल पोजीशन का मतलब होता है केंद्रीय स्थान, है ना, बीचों बीच मार्केट के, यहां से हर एक चीज जो है बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। जैसे अभी प्लॉटिंग वगैरह वाले ही आते हैं तो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर, एयरपोर्ट से आधे घंटे के रास्ते पे, तो इस तरीके का दिखाते हैं ना। तो नोडल पोजीशन मतलब ऐसा कोई केंद्रीय स्थान या फिर रेलवे जंक्शन वगैरह के आसपास का एरिया जो अच्छी तरह से कनेक्टेड होता है बाकी शहरों से, बाकी जगहों से, जहां से ट्रांसपोर्ट वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो, तो उन जगहों पे भी सेटलमेंट ज्यादा रहता है। प्लेसेस जो सीनिक ब्यूटी के होते हैं या इंपॉर्टेंट होते हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे भी सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है। जैसे तुम इलाके देख सकते हो, सनराइज वगैरह का इलाका जहां पे होता है काफी ज्यादा ऊंचाई पे, वहां भी घर वगैरह बना के अब लोग रह रहे हैं। जहां से जैसे मुन्नार वगैरह का इलाका है, वहां पे भी तुम जा सकते हो और वहां पे भी देख सकते हो कि लोग पहाड़ों पे घर बना के सेटलमेंट बना के हैं, और वहां पे होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे ताकि तुम उगता हुआ सूरज देख सको, है ना, और सीन खूबसूरत जो है दृश्य, मनोरम दृश्य का नजारा उठाओ। प्लेसेस क्या है पिलग्रिमेज के, जैसे कि तीर्थ यात्रा वगैरह वाले जगह, अपना काशी देख लो, हरिद्वार देख लो। तो ये सब जगह कैसे हैं, तीर्थ स्थान वाली जगह हैं। तो ये सब जगह पे कैसा बिल्कुल सेटलमेंट है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। बंदरगाह की जगह या फिर ऐसा सांस्कृतिक प्लेस वगैरह जहां पे दूसरी सुविधाएं मौजूद हो, वहां पे सेटलमेंट हो सकता है। तो सेटलमेंट के लिए हम देख रहे हैं बहुत सारे फैक्टर हैं। अब देखो घना सेटलमेंट कहाँ मिलेगा, फर्टिलाइज जगह पे मिलेगा, नदियों के आसपास मिलेगा, गंगा, नाइल, यंगसे जो है, ये जो रिवर्स हैं काफी चौड़ी हैं, काफी बड़ी नदियां हैं, और ये पेरेनियल रिवर हैं, सालों साल पानी रहता है। तो इस तरह की नदियों के आसपास तुमको अच्छे से मिलेगा। टेरेस्ड माउंटेन स्लोप के आसपास मिलेगा, क्या कि यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट, जैसे कि आसाम चले जाओ, चाय पत्ती के बगानी वगैरह हो रहा है, तो वहां पे डेंसली पॉपुलेशन, तुमको पहाड़ी एरियाज में डेंसली पॉपुलेशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे खेती बाड़ी आसानी से हो रही है और क्लाइमेट भी फेवर कर रहा है कर्नाटका वगैरह में कॉफी के लिए, टी के लिए। जंगलों में वेयर कल्टीवेशन ऑफ टिम्बर, फ्रूट एंड रूट इज पॉसिबल, तो उस जगह पे भी, जंगलों में भी आपको सेटलमेंट दिख जाएगा, या जंगल के आसपास जो है आपको गांव देखने को मिल जाएंगे कई सारे घरों के। फ्लैट टॉप हिल्स, हिल टॉप सॉरी, यानी कि ऐसा हिल टॉप्स, है ना, जो कि क्या हो, ऊपर से थोड़ा फ्लैट हो, जहां पे एग्रीकल्चर थोड़ी बहुत पॉसिबल हो सके और जहां पे जानवर वगैरह चराने को ले जाया जा सके, और ऐसा मनोरम दृश्य जो है देखने को आपको मिल सकता है, जैसा कि हम लोगों ने बजरंगी भाईजान में भी देखा था इस तरह का इलाका। तो यार इन पहाड़ों को देख के घूमने का मन कर रहा है, मेरा भी मन कर रहा है घूमने का, सिर्फ देखना नहीं है, घूमना भी है। तो आप जितना इधर पढ़ने पे ध्यान देंगे, जितना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करेंगे तो मेरी भी कुछ इनकम होगी, ताकि मैं भी इधर घूम के आऊं। ठीक है, चलो। डिजर्ट में जहां पे वेजिटेशन, वनस्पतियां, पेड़ पौधे कम है, लेकिन स्वेटेबल है किसके लिए, कैमल के लिए, शीप के लिए, या गोट के लिए, बकरियों के लिए, कि वहां पे पालन पोषण उनका अच्छे से हो सकता है। तो ऐसी जगह पे रेगिस्तान में भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, वहां ओएसिस वगैरह के आसपास। तो पढ़ना आगे पता चलेगा क्या चीजें होती हैं वो। प्लेट्यू रीजन जहां पे कि पुअर एग्रीकल्चर फैसिलिटी हो, लेकिन रेयरिंग शिप, भेड़ वगैरह पालने के लिए, इरिगेशन अच्छे से नहीं है लेकिन भेड़ वगैरह पालने के लिए अच्छी जगह है, तो उस जगह पे भी आपको सेटलमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे सेटलमेंट कहां कहां ग्रो हो सकता है, कहां घना सेटलमेंट हो सकता है, क्या फैक्टर्स है, ये सब देख लिया। आप टाइप्स ऑफ सेटलमेंट देखेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पैटर्न, न्यूक्लिएटेड, लीनियर, डिस्पर्स, इसके अलावा टेम्पोरेरी, परमानेंट, हर तरह के सेटलमेंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी काका का गाना भी है, टेम्पोरेरी प्यार, ठीक है, तो सुनना नहीं, गाने वाने पे नहीं जाना। टेम्पोरेरी सेटलमेंट यानी कि आज है कल नहीं रहेगा, ठीक है, तो वैसा वाला टेम्पोरेरी। तो टेम्पोरेरी सेटलमेंट क्या होता है, ऐसा सेटलमेंट जो ऑक्युपाई होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, है ना। जैसे जाड़े वगैरह में देखोगे, बरसात नहीं, जाड़े वगैरह में क्या होता है कि जब गर्मी में, खास तौर से गर्मी में जैसे अभी रेलवे लाइन बन रही थी, तो जो बंजारे वगैरह थे उनको डेली बेसिस पे काम मिल जा रहा था, तो वो क्या किए कि अपना सारा का सारा रेलवे लाइन के किनारे ही जहां काम मिल रहा है उसी के आसपास लोगों ने अपनी झोपड़ियां वगैरह बना के रखे हुए हैं। वहां पे टिन वो प्लास्टिक वगैरह से शेड बना के वहां रह भी रहे हैं और वहीं काम कर रहे हैं आसपास।
तो इस तरह का जो सेटलमेंट होता है ये जंगल वगैरह में मिलेगा, हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट वगैरह में या पहाड़ी एरियाज में मिलेगा, जो मौसम के अकॉर्डिंग सेटलमेंट होता है। मतलब कि जब बर्फ गिरने वाली रहेगी लोग निकल लेंगे वहां से, जब बारिश वगैरह का मौका आएगा वहां से चले जाएंगे, गर्मी के मौसम में वहां पे जाएंगे और टेम्परेरी सेटलमेंट कर लेंगे। ऐसा सेटलमेंट जो आज के बाद बदलना है उसको टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं। परमानेंट हाउसेज इसमें नहीं बनाए जाते। ये जो लोग होते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट में मेनली खास तौर से शिकार वाले होते हैं, या फल वगैरह इकट्ठा करते हैं आगे के लिए, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले होते हैं कि रहे और थोड़ा बहुत जो भी उपज हुआ वो काट लिया फसल, फिर वहां पे बिया वगैरह छोड़ के या वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। इनके परमानेंट घर यहाँ पे ये नहीं बनाते, टेंट रहता है, झोपड़ी रहती, ये आपको दिखेगा एज अ शेल्टर, है ना। टेम्पोरेरी सेटलमेंट में सर छुपाने के लिए बस छोटी सी मामूली जगह ये लोग बनाते हैं। ये जो सेटलमेंट होता है लाल कलर से दिखाया जाता है टोपो शीट में, और जो टेम्पोरेरी हट होते हैं यानी झोपड़ियां होती हैं काले और रेड कलर से स्क्वायर में इनको दिखा दिया जाता है, जो दिखाता है कि भाई ये सेटलमेंट टेम्पोरेरी है, हट जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट यानी कि एक बार बन गया तो बन गया, है ना। घर मकान जो हम लोग बनाते हैं परमानेंट हाउसेज वगैरह ईंटों के, वो परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है, पीपल बिल्ड देयर होम्स टू लिव इन। ऐसा घर बनाया है कि भाई सारी जिंदगी हमको यहीं रहना है, मतलब कहीं काम के लिए भी गए तो बाहर गए फिर वापस लौट के इसी घर में आना है और सालों साल मरते दम तक रहना है। लोग जो इस तरह के सेटलमेंट में रहते हैं वो स्टैटिक होते हैं नेचर में। स्टैटिक मतलब एक जगह स्थिर होते हैं, बंजारे नहीं होते, नोमैड नहीं होते हैं। ये सेटलमेंट क्लोजली बिल्ट अप एरिया में रहते हैं, जनरली हैव क्लोजली बिल्ट अप एरिया, एक दूसरे के साथ। देखो कैसे करीब करीब घर बने हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम पास फार्म लैंड, पास्चर्स और ग्रेजिंग फील्ड। यानी कि यहाँ पे जो लोगों के घर मकान होंगे ना, वो लोगों के जो घर मकान होंगे तो ये घर मकान एक दूसरे से दूर होंगे। किसकी वजह से, मैं डायग्राम तो देखो झोपड़ियों का बना रहा हूं, लेकिन फार्म लैंड वगैरह की वजह से दूर होंगे बस, ठीक है, इन दोनों घरों के बीच में। और नहीं तो एक घर के बगल में ही आपको दूसरा घर देखने को मिल जाएगा, अगल बगल बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब। तो दूर किसकी वजह से होंगे, सेपरेट होंगे फार्म लैंड यानी खेती बाड़ी वाले जगह की वजह से, पास्चर की वजह से, चरवाहा गांव वगैरह की वजह से, या ग्रेजिंग फील्ड यानी चरने वगैरह की जो जगह है उसी की वजह से। ये जो सेटलमेंट होता है नदियों के आसपास मिलता है ना। दुनिया में जितनी भी नदियां आसपास हो आपको इस तरह का सेटलमेंट दिख जाएगा। पानी का होना और जमीन कल्टीवेशन के लिए होना, ये सबसे मेन रीजन है इस जगह के आसपास बहुत ज्यादा आबादी होने का। पानी मिल रहा है और साथ ही साथ आसपास की जो जमीनें हैं फर्टाइल है। टोपो शीट पे परमानेंट सेटलमेंट को रेड कलर्ड के स्क्वायर से दिखाया जाता है इसको भी। फर्दर आगे देखते हैं न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड सेटलमेंट, यानी एक जगह बहुत सारे मकानों का होना। तो ये जो इस तरह का सेटलमेंट होता है ये भी लाल कलर से ही दिखाया जाता है टोपो शीट में। यहाँ पे जो ड्वेलिंग हट्स का मतलब होता है रहने वाली झोपड़ियां, जो घर मकान है जिसमें लोग रह रहे हैं, वो कॉम्पैक्ट क्लस्टर के साथ फॉर्म कर दिखने को मिलती हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह के साथ। फाउंड इन कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल इकट्ठा एक जगह पे। यहाँ पे आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च एंड मॉस्क, ये सारी चीजें भी इसको में न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ जो बिल्डिंग है ये एक दूसरे से क्लस्टर्ड रहती हैं, जमा रहती हैं एक जगह पे सेंट्रल पॉइंट के आसपास। बिल्डिंग आर ऑफन ग्रुप्ड, अक्सर ये ग्रुप्ड रहती हैं अराउंड क्रॉस रोड, चौराहा जो होता है चौराहे के आसपास आपको ये कैसे दिखेंगे, ग्रुप्ड दिखेंगे, है ना। रूट सेंटर जो लो लैंड एरियाज में होता है या वाटर रिसोर्स के पास, या फिर एक मेंडरिंग पॉइंट पे, रिवर का जो मेंडरिंग पॉइंट होता है वहां पे भी आपको ये सेटलमेंट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो ये सब फैक्टर होता है जो इनकरेज करता है इस तरह के सेटलमेंट को, है ना। इंक्लूड द नीड फॉर डिफेंस, डिफेंस वगैरह भी चाहिए तो उसके लिए भी जो है नदियां वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डिफेंस के हिसाब से। तो ऐसी जगह पे भी आपको सेटलमेंट देखने को क्लस्टर्ड मिल सकता है। तो पहले के भी जमाने में जहां मंदिर हुआ करते थे, मंदिर के आसपास ही व्यापार हुआ करता था, वहीं ट्रेडर्स वगैरह आते थे, फिर रहने के बंदोबस्त उनके होने लगे और वहीं मंदिर के आसपास जो है पूरा मार्केट एरिया
बनता चला गया पुराने जमाने में भी। तो ऐसे ही क्लस्टर्ड आपको मिलेंगे। लीनियर और रिबन सेटलमेंट कहाँ मिलेगा? देखो ये लीनियर एकदम एक लाइन है, हाईवे निकली हुई है, इसके किनारे किनारे पूरा सेटलमेंट है। जैसा कि अपना कोई भी नेशनल हाईवे पकड़ लो तो जगह जगह पे तुमको देखने को मिलेगा कि हाईवे के बिल्कुल इधर भी ढाबा वगैरह है, कुछ मकान है, फिर बाकी आगे इसके पीछे थोड़ी से पीछे पूरा खाली है, और इधर भी थोड़ा सा के पीछे पूरा हाईवे पे खाली है, बस किनारे किनारे ढाबा वगैरह, कुछ दुकान वगैरह, कुछ मकान वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का जो सेटलमेंट होता है इसको रिबन सेटलमेंट कहते हैं, रिबन। इस तरह के सेटलमेंट में जो मकान वगैरह होते हैं वो फैले होते हैं एक लाइन के आसपास, लोकल रोड के पास, रिवर के आसपास भी, कैनाल यानी कि कोई नहर वगैरह हो, रेलवे लाइन के भी आसपास आपको इस तरह का सेटलमेंट दिखने को मिलेगा। इस रोड की जगह पे नदी भी हो सकती है, या फिर फ्लड प्लेन का जो इलाका होता है पहाड़ी एरियाज में, फ्लड प्लेन्स का इलाका यानी कि जहां पे बाढ़ वगैरह आ सकती है, तो वहां पे भी आपको किनारे में, उसके किनारे में है ना, बाढ़ का इलाका जो है उसके किनारे में आपको एक लाइन से घर मकान आपको देखने को मिल सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट और कहाँ मिलेगा? घाटियों के आसपास मिलेगा, है ना, नदियों के आसपास। ऐसे यहाँ पे घर बना, फिर यहाँ पे घर, इस साइड घर, इस साइड घर, तो इस तरीके से माउंटेन रेंजेस में भी या फिर समुद्री इलाकों के पास भी आपको मिलेगा कि समुद्री इलाका है और बीच के किनारे यहाँ मकान बनाए गए हैं लोगों ने। एक किनारे, दोनों किनारे जरूरी नहीं है, इधर पूरा समंदर है और इधर ये लोग बना रहे हैं। लीनियर विलेज may reflect the pattern of land feature or may have developed as the clearing were cut along the road through forest as in the German Straßendorf। तो जर्मन स्ट्रेसेंडॉर्फ का मतलब क्या होता है? ये एक सिंगल विलेज स्ट्रीट बनाई जा रही थी, यानी ऐसी गलियां, है ना, जिसके आसपास क्या होगा, अगल बगल में मकाने बनाई जाएंगी। तो उस तरीके से ये आपको देखने को मिल सकता है कि एक रोड है जा रहा है, उसके अगल बगल मकान है, या कोई नदी है उसके अगल बगल मकान है दोनों साइड, या कोई समुद्री तट का इलाका है जिसके एक तरफ पूरा मकान उसके साथ साथ बने हुए हैं। अच्छा, 1965 का प्लान फॉर पेरिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर सिटी एज डेवलपमेंट वाज प्लान्ड अलोंग द मोटरवे रोड। अब जो मोटरवे व्हीकल्स वगैरह के लिए जो रोड बन रहा है, तो पेरिस में ऐसा ही प्लान किया गया था सेटलमेंट का कि रोड के किनारे किनारे घर मकान बनेंगे और लोग वैसे रहेंगे। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, डिस्पर्स्ड एक दूसरे से दूर है, इस तरह का सेटलमेंट। तो इस तरह के सेटलमेंट की बात करें तो ये जो इस तरह का जो सेटलमेंट है मेनली कहां देखने को मिलेगा? रिमोट एरियाज में, गांव वगैरह के एरियाज में, जहां पर फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल नहीं है, जहां कैनाल्स वगैरह आसानी से नहीं है, या फिर ऐसे इलाके जहां पे रिसोर्सेस का हो पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, ऐसी जगह पे आपको ये मिलेगा। इन सेटलमेंट में जो घर वगैरह, झोपड़ी वगैरह होती है एक दूसरे से काफी दूर होती है। गांव वगैरह में देखो फैले फैले हुए इलाके हैं, दो चार घर हैं, फिर उसके बाद दो चार घर हैं, इस तरह से बिखरे हुए, क्योंकि फार्म लैंड बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे सिंगल हाउस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, छोटे छोटे ग्रुप हो सकते हैं हाउस के दो चार। इस तरह का जो सेटलमेंट होता है मेनली ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा। ज्यादातर लोग जो है फार्म हाउस में रहते हैं या फिर कॉटेजेस, झोपड़ी में, जो एक दूसरे से बिल्कुल दूर है। जनरली ये जो इस तरह का सेटलमेंट है ये हाईलैंड एरिया में भी देखने को मिलेगा, पहाड़ी वगैरह एरिया में, या फिर जहां मिट्टी सही नहीं है, या फिर एरिसे एरियाज में जहां डिजर्ट वगैरह है, तो बताया था ओएसिस वगैरह जहां थोड़ा बहुत पानी मिलता है, आसपास थोड़ी बहुत वेजिटेशन होती है, तो वहां वहां पे कुछ कुछ घर मिल जाएंगे। या फिर ऐसी जगह पे जहां पे स्कार्सिटी है, कमी है पानी की और उपजाऊ मिट्टी की, तो वहां पे क्या होता है, घर मकान बहुत कम होते हैं। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ टोपोशीट। तो देखिए हमको क्या करना है, टोपोशीट में अलग अलग सिंबल्स दिए होते हैं, अलग अलग मार्क्स दिए होते हैं, अलग अलग आपको सिंबल, और यहाँ पे वो क्या बोला है मैंने, सिंबल है, साइन है, कलर है, अलग अलग कलर भी देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, पारंपरिक का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड या फिर दुनिया में जो प्रचलित है ना, परंपरागत तौर पे पहले से चला आ रहा है। साइन एंड सिंबल यानी कि क्या है, ये आपको यहाँ पे अगर सही से विजिबल नहीं है
तो ये आप अपनी बुक में देख लेना। तो इसमें अलग अलग, जैसे बीएम देखा था हमने, जैसे किसी वैल्यू के साथ आर लिखा हुआ देखा था हमने, जैसे हमने येलो लैंड देखा, या फिर आगे अभी देखेंगे जंगल वाले एरिया को ग्रीन कलर से दिखाएगा, सेटलमेंट वाले एरिया को रेड कलर से दिखाएगा। तो ये कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स यूज किए जाते हैं। कन्वेंशनल का मतलब है पारंपरिक, जो जनरली एक्सेप्टेड है। सारे के सारे टोपोशीट के अंदर एक टेबल दिखेगा कन्वेंशनल साइन का, जो कैसे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किए जाते हैं, कि कोई भी मैप देख के उसमें सिंबल्स देख के साथ में समझ जाए कि हाँ कौन सी वाली सिंबल किसके लिए इस्तेमाल की गई है। ये जब सिंबल और साइन जो होते हैं, ये एक छोटे से स्पेस के लिए बहुत सारे प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं। किसी में अगर आपको लाइट हाउस है तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे बहुत सारा ब्लर हो गया है इमेज, जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, वरना पीएस लिखा होगा तो पुलिस स्टेशन है, पीओ लिखा होगा तो पोस्ट ऑफिस है। तो कोई छोटे एरिया का मैप देखोगे, उसमें ये सारी चीजें अगर मिल जाएंगी तो आप समझ जाओगे उस इलाके के मैप को। आज तो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव तो रास्ता भी बता देता है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। तो लोग मैप लिए रहते थे और कंपास लिए रहते थे, कॉम्पास रखते थे मैप के ऊपर, और वहां से डायरेक्शन देखते थे, और किसी भी जगह का टोपोग्राफिकल मैप देख के वो पता करते थे कि उस जगह पे उनको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। दे आर वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कन्वेंशनल साइंस जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं समझने के लिए, ठीक है। उससे समझ लोगे कि वहां रोड वगैरह है कि नहीं। तो टोपोशीट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, फॉलोइंग हेड के अंदर रिलीफ एंड ड्रेनेज के हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया जाता है। जमीनी यूज कैसा है, मार्जिनल इंफॉर्मेशन यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट क्या क्या है, और मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैसे हैं, इन सब के आधार पे जनरली इंटरप्रेट किया जाता है, यानी समझा जाता है उसको, उसकी उसी हिसाब से विवेचना की जाती है। रिलीफ एंड ड्रेनेज, रिलीफ एंड ड्रेनेज इसका मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी जानकारी जो कॉन्टूर इंटरवल से रिलेटेड हो, यानी कि स्लोप कैसा है, हिली एरिया है, प्लेट्यू वाला एरिया है, या किस तरह का एरिया है, फिजिकल डिवीजन कैसे हैं, डिस्क्रिप्शन कैसा है रिलीफ फीचर का अलोंग विथ लैंड फॉर्म और उसके लोकेशन। और इस तरह का जो टोपोशीट होगा उसको अगर आप पढ़ोगे किसी एरिया का, तो हमको पता चलेगा कि पहाड़ कैसे हैं, प्लेट्यू कैसा है, समतल जमीनें कैसी हैं, माउंटेन की चोटियां, रिजेस, और जनरल डायरेक्शन किसका, स्लोप का, ये सब देखने को हमको मिलेगा रिलीफ फीचर के हिसाब से हम देखेंगे ऐसा। तो ऐसा टोपोग्राफिकल शीट। इसके अलावा ड्रेनेज पैटर्न भी उसमें मेन रोल प्ले करता है। इसमें जो है कि प्रोमिनेंट है ना, जो कि इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं या वाटर डिवाइड है उसको दिखाया जाएगा। ये दिखाया जाएगा कि डायरेक्शन रिवर के फ्लो का किस तरफ है, और सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज और स्लोप एरिया का किस तरफ है, ये सब देखने को मिलेगा हमको। तो ड्रेनेज पैटर्न के अकॉर्डिंग भी उसको क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। और कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, जमीन के यूज के हिसाब से, है ना, इस तरीके से। देखो दिस इंक्लूड के अलग अलग तरीके का लैंड यूज भी दिखाया जाता है टोपोग्राफिकल मैप में। अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक रूप से, मेजर ऑक्यूपेशन यानी सबसे ज्यादा लोग कौन सा काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें, और वहां पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्क, पोस्ट ऑफिस, गेस्ट हाउस किस तरीके का है, फैक्ट्रीज वगैरह कैसा है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, वो सारी चीजें। तो ये सब चीजें भी उसमें दिखाया जाता है। तो लेकिन रेलवे और एयरपोर्ट को उसमें डाला गया है। ट्रांसपोर्ट वाले में और कम्युनिकेशन में मार्जिनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो टोपोग्राफिकल मैप में एडिशन इंफॉर्मेशन क्या मिलता है, एक्चुअल में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्केल मिलेगा, और स्केल, अरे ये मिलेगा स्केल, स्केल दिखाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है 1:50,000, यानी एक यूनिट मैप पे तो 50,000 टाइम्स एक्चुअल में। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टोपोशीट लिखा रहता है, नंबर के हिसाब से जगह भी लिखा रहता है कि किस जगह का है, उसका लोकेशन लिखा रहता है, एरिया कितना ये कवर कर रहा है स्क्वायर किलोमीटर में, वो चीजें इस पे मेंशन होती हैं। और इसके अलावा ग्रिड रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस मालूम है कि नहीं मालूम, नहीं मालूम तो चलो आगे क्लास में पढ़ोगे। लैटिट्यूड, ये तो लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इन दोनों के डिवीजन से ये जो स्क्वायर फॉर्म किया गया है यही आपका ग्रिड है। तो ग्रिड रेफरेंस भी इसमें लिखा रहता है, और लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है यही यही ग्रिड रेफरेंस मेंशन है।
इसका एक्सटेंट यानी फैलाव डिग्रीज में कितना है मिनट्स में, जैसे कि 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऊपर भी, 1 2 3 डिग्री ऊपर भी, नीचे भी 90 डिग्री पे क्या मिलेगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल मिलेगा। तो ये सारी चीजें मेंशन रहती हैं और दूसरे कुछ खास इंफॉर्मेशन भी रहते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे फ्रैक्शन कहते हैं इसको, तो ये यहाँ पे या फ्रैक्शन ही होगा, फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो चीजें यहाँ पे मेंशन है। और साथ ही साथ ये भी मेंशन है कि 2 सेंटीमीटर मैप का मतलब है एक्चुअल में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस। हाँ, तो ह्यूमन सेटलमेंट भी इसके में रहता है, तो उसकी वजह से भी हम लोग इंटरप्रेट कर पाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे कि ग्रामीण इलाका है या अर्बन सेटलमेंट शहरी इलाका है, लोकेशन कैसा है सेटलमेंट का, कितना बड़ा सेटलमेंट है, सेटलमेंट का पैटर्न कैसा है, लीनियर है, रिबन्ड है और न्यूक्लिएटेड है, क्लस्टर्ड है, कैसा है वो देखते हैं हम लोग। ऑक्यूपेशन लोगों का कैसा है, जैसे इंडस्ट्रीज, माइनिंग, ट्रेडिंग, ये सब चीजें। इसके अलावा कैपिटल सिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन यानी जहां शासन वगैरह जहां से कंट्रोल किया जाता है, रिलीजियस टाउन वगैरह, पोर्ट टाउन, बंदरगाह वाले नगर, हिल स्टेशन वगैरह, ये सब चीजें भी हमको टोपोग्राफिकल मैप पे देखने को मिलती है, इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो मैप का जो इंटरप्रिटेशन होता है उसमें स्टडी करते हैं सारे फैक्टर जो हमको कैजुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं विद द फीचर शोन ऑन द मैप। जैसे फीचर आपको दिखाए जाएंगे मैप पे, तो एक्चुअल में वैसा ही टाइप का फीचर आपको क्या दिखेगा, एक्चुअल ग्राउंड पे भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए भी अलग अलग साइन सिंबल यूज किए जाते हैं। जैसे ब्लू कलर की जो लाइन होती है वो शो करती है क्या, नदी को या नहर को। डिफरेंट मीन्स ऑफ अलग अलग ट्रांसपोर्ट के माध्यम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो भी रहते हैं। टोपोशीट में रोडवेज दिखाया जाता है, रेलवे दिखाया जाता है, टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन वगैरह भी दिखाया जाता है, कार ट्रैक दिखाया जाता है, पैक ट्रैक, मेटल्ड है कि अनमेटल्ड रोड है, कच्ची पक्की कैसी सड़क है, फुटपाथ वगैरह, वो सब चीजें जो है दिखाई जाती हैं, है ना। इट इंडिकेट को रिलेशन बिटवीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द ह्यूमन सेटलमेंट। ये दिखाता है एक रिश्ता किसके बीच में, कि किस तरह का ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं और किस तरह का वहां पे सेटलमेंट है। अब ग्रामीण इलाका होगा कच्चे रोड होंगे, अब जैसे कि शहरी इलाका होगा तो पक्के मेटल रोड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राइफ स्टडी है टोपोशीट 45D7 का, इसको तो मैं कहूंगा आप अपने से पढ़ लेना प्लीज। जनरल वे में बस बता दे रहे हैं कि इसमें फाइंड आउट करना है कॉन्टूर इंटरवल, तो कॉन्टूर इंटरवल यहाँ पे कहीं दिया हुआ है 20 मीटर, यानी कि दो कॉन्टूर लाइन के बीच का इंटरवल कितना होगा यहाँ पे 20 मीटर, ये 20 तो ये 40, यानी इनके बीच का कॉन्टूर इंटरवल 20 मीटर ये मैप पे लिखा रहता है। इसके अलावा ट्राई टू फाइंड आउट द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द टोपोशीट, तो लोवेस्ट पार्ट यही होगा, यही वो वैल्यू है जहां से वैल्यू बढ़ रही है, तो ये लोवेस्ट पार्ट है, साउथ वेस्ट पार्ट जो है लोवेस्ट पार्ट है इस मैप का। फिर आगे बात कर रहा है, देन ट्राई टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेटलमेंट, टाइप ऑफ सेटलमेंट कैसा दिख रहा है, न्यूक्लियर या क्लस्टर्ड ही दिख रहा है हर जगह पे हमको। ठीक है, इस तरह का सेटलमेंट हमको दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद ये बुक में एक्सप्लेनेशन है, इसका आंसर और पूरा बुक में दिया हुआ है। फाइंड करना है रेनफॉल पैटर्न रिसीव्ड बाय द रीजन, तो यहाँ पे सीजनल रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक नदी देखने को मिल रही है, फिर ब्लू लाइन तो इसमें मुझे दिख ही नहीं पाई जो मैं आपको अच्छे से बता सकूं, तो वैसे ये सीजनल रेनफॉल वाला इलाका है, ये पतले पतले वाटर चैनल है। इसके अलावा ब्रोकन ग्राउंड भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, ब्रोकन ग्राउंड वगैरह देखने को मिल रहे हैं जो डॉट 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 से आगे खत्म हो जा रहे हैं, तो वो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे पेरेनियल रिवर ज्यादा नहीं है। इसके अलावा इस मैप में कहीं कुआं वगैरह भी दिख रहा था, ये तो मैन मेड फीचर एक दिखा रहा है यहाँ पे टेम्पल की तरह, और तो ऐसे ही यहाँ पे वेल वगैरह भी कहीं था, वो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, शायद ये है। ठीक है, तो इस तरीके से वेल वगैरह भी यहाँ पे है, तो वो सब आपको ढूंढना है, क्लियर मैप रहेगा तो आप ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा इज देयर एनी इरिगेशनल फैसिलिटी अवेलेबल, तो हाँ कुआं अभी बताया ना है, कुआं था, फिर नदी है, फिर ब्लू लाइन इंडिकेट करती है किसको, छोटी छोटी नदियों को, तो पेरेनियल रिवर है यहाँ पे और पेरेनियल वेल भी है यहाँ पे। उसका सिंबल यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ, वरना ढूंढने लगेंगे ना अभी रुक के इसमें, फिर वीडियो लेंदी होगी। जो मिल रहा है वो बता रहे हैं। डू यू फाइंड एनी मैड मेड फीचर ऑन टोपोशीट, तो एक मिला था यहाँ पे मंदिर के जैसा, है ना। और तो देखो यहाँ पे टोपोशीट में मंदिर दिखा है और कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह या दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ जल्दी देखने को मिल नहीं रहा है।
और वो ये जो मैंने मैप उठाया ना, ये बुक में भी है तो काफी ब्लरी है, मतलब उतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि जो कुछ एक्सप्लेनेशन उसमें दिए हैं समझे जा सके। जो बड़े एक्सप्लेनेशन है वो आराम से समझे जा सकते हैं। यहाँ पे फीचर, नेचुरल फीचर बताने हैं, तो नेचुरल फीचर में देखो ना, ओपन मिक्स्ड जंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ऐसे हम बता सकते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा रिवर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, रिवर दिख रहा है, फिर ओपन जंगल यहाँ पे भी दिख रहा है। तो कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं नेचुरल जो हमको आमतौर पे जैसे ही देख रहा हूं मैं दिख जा रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं। एंड आई होप यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो क्लास 8th के लिए भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग भी ये वीडियो एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।